अध्याय 1341 असली आंख। 100 ड्रैगन शरीर। एक और भी कई गुणकारी बुलबुले उसके शरीर और मन में समा गए। वांग टैंग की निगाहें चमक उठी क्योंकि उसे वो सारा ज्ञान प्राप्त हो गया था। सबसे पहले उसकी शक्ति विशेषता में बहुत वृद्धि हुई, विशेष रूप से उसकी पृथ्वी शक्ति में। ये पहले से ही आकाशीय के 9वें स्तर पर था, लेकिन अभी भी शिखर तक पहुंचना बाकी था। यह अंततः इस बुलबुले के प्रवाह के साथ शिखर पर पहुंच गया। तारामंडल पृथ्वी बल 90,000 बटा 90,000 आकाशीय चरण 9वां स्तर। ये डरावना था। इस स्टेज को पूर्ण करने के लिए 90,000 अंकों की आवश्यकता थी। जब युद्ध छिड़ा तो बहुत से मानव योद्धाओं ने ये गुण त्याग दिया। ड्रैगन के गुणों के साथ मिलकर इसने उसे शिखर तक पहुंचने में मदद की। जहां तक नक्षत्रीय अंधकार बल का प्रश्न है, वो पहले ही सीमा तक पहुंच चुका था, इसलिए अतिरिक्त बुलबुले ने उसे और अधिक ऊंचाई पर भेज दिया। यदि वांग टैंग ने अपने शून्यता के समुद्र को देखने का फैसला किया, तो उसे एहसास होगा कि उसकी अंधेरी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला तारामंडल अब बड़ा हो गया था। उसकी 2 सेनाएं 9वें स्तर की दिव्य अवस्था तक पहुंच गई थीं। उसने दिव्य स्तर की पृथ्वी और अंधकार प्रतिभाएं भी प्राप्त की। वांग टैंग लंबे समय से इन 2 विशेषताओं पर नजर रखे हुए था। जब उसने पहली बार ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट को देखा था, तभी उसने उसे एक बड़ी, मोटी भेड़ के रूप में देखा था। दुर्भाग्यवश ये बहुत मजबूत था। उसने इसकी विशेषताओं को खत्म करने का साहस नहीं किया था। ग्रह विनाश तोप ने उसे मौका दिया, क्योंकि ड्रैगन घायल हो गया था। दरअसल उसे इसके लिए बाई शानहो का शुक्रिया अदा करना चाहिए। युवा नायक को ड्रैगन जानवर को मारने का मौका इसलिए मिला क्योंकि महान मानव विशेषज्ञ ऐसा नहीं करना चाहता था। दिव्य स्तर पृथ्वी प्रतिभा 8,500 बटा 50,000 दिव्य स्तर डार्क टैलेंट 9,200 बटा 50,000। वांग टैंग ने दोनों प्रतिभाओं की जांच की। जैसी कि उम्मीद थी, वे बहुत आगे बढ़ गए। यह अद्भुत लगता है। पृथ्वी की शक्ति और अंतरिक्ष में अंधकार की शक्ति इस समय उसके चारों ओर घूम रही थी। वो जब चाहे उन्हें जल्दी से अवशोषित कर सकता था। दैवी स्तर की प्रतिभाएं वास्तव में भिन्न थीं। उनकी दिव्य क्षेत्र आत्मा और ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञान भी बढ़ा, विशेष रूप से उनका ज्ञानोदय। यह उछाल महत्वपूर्ण था। ज्ञानोदय 51,800 बटा 1,00,000 ब्रह्मांड क्षेत्र। अब तक उनके संचय ने उनके ब्रह्मांडीय ज्ञान को आधे से अधिक तक पहुंचा दिया है। वांग टैंग का मानना था कि यह जल्द ही स्वर्गिक ज्ञान तक पहुंच जाएगा। इसके बाद 2 अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता बुलबुले थे, अंधकार की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति। ये वे मूल थे जिन्हें महान ड्रैगन ने समझ लिया था। ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट इतना शक्तिशाली था क्योंकि उसने 2 मूलों को पकड़ लिया था, जिससे उसकी सुरक्षा लगभग अभेद्य हो गई थी। इसके अंतिम प्रयास में मूल शक्ति शामिल थी। उस समय डेविल स्लेयर जहाज 2 टकरावों का सामना करने में असमर्थ था। वांग टैंग ने लगभग हार मान ली थी और भाग गया था। उस समय कोई भी विशालकाय ड्रैगन को नहीं मार सकता था, यहां तक कि वे भी नहीं। अंधकार उत्पत्ति 4,600 बटा 10,000 प्रथम श्रेणी। पृथ्वी उत्पत्ति 2,800 बटा 10,000 प्रथम श्रेणी। वांग टैंग को इस बार डार्कनेस ओरिजिन के 2,500 अंक और अर्थ ओरिजिन के 2,800 अंक प्राप्त हुए, जो एक बड़ी फसल थी। पृथ्वी की उत्पत्ति सूची में एक नया नाम जुड़ गया। अब उनके पास 5 प्रकार की उत्पत्तियां थीं। इसके अलावा उन्होंने एक विशेष तकनीक हासिल की, डार्क ओबेलिस्क ड्रैगन कवच। ये रक्षात्मक उद्देश्यों के साथ एक शक्तिशाली युद्ध तकनीक थी, जो उपयोगकर्ता को अद्भुत रक्षात्मक क्षमता वाले कवच बनाने की अनुमति देती थी। डार्क ओबेलिस्क ड्रैगन कवच 1400 5,000 अच्छी तरह से वाकिफ। ये कवच तकनीक शैतान कवच के समान थी। हालांकि पहले वाला शुद्ध डार्क फोर्स से बनाया गया था, जबकि डार्क ओबेलिस्क ड्रैगन कवच डार्क फोर्स और अर्थ फोर्स के संयोजन से बनाया गया था। इससे यह सिद्ध हो गया कि ड्रैगन की कवच तकनीक अधिक शक्तिशाली थी। 2 तरह की उत्पत्ति को समझने वाले तारा जानवर दुर्लभ थे। ड्रैगन द्वारा छोड़ी गई एक तकनीक निश्चित रूप से असाधारण थी। कवच तकनीक से संबंधित ज्ञान उसके दिमाग में तैर रहा था। तब वांग टैंग को एहसास हुआ कि वह इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति और अंधकार की उत्पत्ति को भी शामिल कर सकता है। यह एक युद्ध तकनीक थी जिसमें और सुधार की गुंजाइश थी। हमारे हीरो की आंखें चमक उठी। वो मुस्कुराया। महान कवच की रक्षा क्षमता शैतान कवच की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। यदि वो एक ही समय में दोनों कौशलों का उपयोग करना चाहे, तो उसके ऊपर ब्रह्मांड स्तरीय युद्ध कवच जोड़ दें और उसके पास रक्षा की 3 परतें होंगी। वह कछुए के खोल से भी अधिक कठोर होगा। वांग टैंग अपने मन में ड्रैगन जानवर के कवच की शक्ल देख सकता था, भयानक और खुरदरा दिखने वाला, लेकिन एक ही समय में चिकना और सुंदर। यह प्रकृति और कला का एकदम सही संयोजन था। हेलमेट का आकार ड्रैगन जानवर के सिर जैसा था। कवच प्रकार का कौशल अद्वितीय था, शैतान कवच के विपरीत, जो सभी शैतान कवच जाति के लिए सुलभ था। यह अनुकूलित और बड़े पैमाने पर उत्पादित कवच के बीच का अंतर था। बेशक बाद वाले में भी कुछ अच्छी बातें थीं। इससे वांग टैंग को अंधेरे भूतों के बीच घुलने मिलने और छुपने में मदद मिली और वो पकड़ा नहीं गया।
शैतानी कवच के बिना उनका जस्टिन व्यक्तित्व अस्तित्व में नहीं आ सकता था। इस संबंध में शैतानी कवच का छद्म प्रभाव उसकी रक्षा क्षमता से अधिक महत्वपूर्ण था। अंत में रिक्त विशेषताएं। वान टैंग को कुल 108,500 रिक्त विशेषताएं प्राप्त हुई। उनमें से 1,00,000 उसे एक साथ इतने सारे पुरस्कार कभी नहीं मिले थे। ये जश्न मनाने लायक था। अंततः उसे अपनी आध्यात्मिक दृष्टि बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रेरणा मिली। वान टैंग ने संकोच नहीं किया। अपनी दृष्टि तकनीक को बेहतर बनाने के विचार से रिक्त विशेषताओं की मात्रा में भारी गिरावट आई, जबकि उनकी आध्यात्मिक दृष्टि बढ़ने लगी। उत्तरार्ध उन्नत चरण में था और इस कारण से नवीनतम परिवर्तन गुणात्मक प्रकृति का था। गुण बोर्ड पर इसका मूल्य बदल गया। आध्यात्मिक दृष्टि 5000/10,000 वास्तविक अवस्था। वान टैंग ने नए प्रवीणता शीर्षक को देखा और शब्दों को दोहराया। असली मंच। उनकी आध्यात्मिक दृष्टि वास्तविक अवस्था तक पहुंच चुकी थी। इसका क्या अर्थ था? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि यह अधिक वास्तविक लग रहा था? वान टैंग ने अपनी थोड़ी को छुआ। उसे अभी भी इसका मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन यह प्रभावशाली लग रहा था। यह ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए था, क्योंकि यह असली चरण उन्नत चरण से ऊपर का स्तर था। उन्होंने रिक्त विशेषताओं को जोड़ना बंद कर दिया, क्योंकि वे पहले ही 50,000 विशेषताओं का उपयोग कर चुके थे और अब और अधिक खर्च करने के लिए तैयार नहीं थे। जब से उसे आध्यात्मिक दृष्टि और सार की आंखें प्राप्त हुई हैं, तब से हर खाली विशेषता उसे इन दो कौशलों के केवल 0.1 अंक ही देती है। जितना ऊंचा स्तर, आगे बढ़ने के लिए उतनी ही अधिक खाली विशेषताओं की आवश्यकता होती है। वे मूल रूप से बहुत अधिक खर्च करने वाले थे। किसी भी मामले में, चाहे वो सिद्ध स्तर तक पहुंचे या नहीं, वो पहले से ही वास्तविक अवस्था को प्राप्त कर चुका था। प्रभाव संभवतः समान थे। वान टैंग ने गहरी सांस ली और अपनी परिवर्तित आध्यात्मिक दृष्टि को सक्रिय किया। जब उसने अपने सामने विशालकाय ड्रैगन की लाश को देखा तो उसकी नजर गहरी लग रही थी। कैसा है? राउंड बॉल ने कुछ देर इंतजार करने के बाद अधीरता से पूछा। मानव ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने अपनी शेष खाली विशेषताओं को सार की आंखों में जोड़ दिया। स्टेट पॉइंट की संख्या बढ़ने लगी। सार की आंखें 5000/10,000 वास्तविक अवस्था। आइज ऑफ एसेंस भी असली मंच पर पहुंच चुका था। वान टैंग आश्चर्यचकित था। ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों दृष्टि कौशलों के चरण एक जैसे थे। वो ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट की मृत्यु की पुष्टि करने के लिए अपनी आंखों का उपयोग करना चाहता था, जब अचानक एक अधिसूचना उसके दिमाग में आ गई। आप सार की आंखों और आध्यात्मिक दृष्टि को एक साथ मिला सकते हैं। वान टैंग को सुखद आश्चर्य हुआ। ऐसा विकास अप्रत्याशित था। उसे पता नहीं था कि सिस्टम अंततः उसे कौशल को वास्तविक स्तर पर लाने के बाद विलय करने का मौका देगा। मर्ज। वो बिना किसी हिचकिचाहट के इसके लिए तैयार हो गया। ऐसी स्थिति पहले सिर्फ एक बार ही हुई थी। हॉट ऑफ मैग्नेटिक एसेंस, सैंड कंट्रोल टैलेंट और हॉट ऑफ जोग्यान को मिलाकर हॉट ऑफ मैग्नेटिक एसेंस बनाया गया। परिणाम के आधार पर विलय का परिणाम अलग अलग कौशलों से ज्यादा मजबूत था। ये सभी विशेष विशेषताओं का एक समामेलन था, इसलिए वान टैंग चिंतित नहीं था। आध्यात्मिक दृष्टि और सार की आंखें एक साथ मिलनी शुरू हो गईं। जब चुनाव हो गया, दोनों बोर्ड से गायब हो गए और एक नया नाम सामने आया। असली आंख। वास्तविक नेत्र 1/10,000 वास्तविक अवस्था। असली आंख। वान टैंग ने नाम दोहराया। उस समय उसके दिमाग में कौशल के बारे में जानकारी उभरी। वास्तविक नेत्र में सार और आध्यात्मिक दृष्टि की पिछली आंखों की विशेष विशेषताएं थीं। ये जीवित प्राणी के भीतर की शक्तियों को देख सकता था और पदार्थ के आर पार देख सकता था। मिश्रित प्रभाव ने इस क्षमता को अत्यंत शक्तिशाली बना दिया। तीनों ही वास्तविक अवस्था में थे, लेकिन नई रियल आई अन्य दो से बेहतर थी। वान टैंग ने अपनी आंखें बंद की और बदलाव को महसूस किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जो उन्हें एक खास शक्ति दे रही थी जो पहले कभी किसी के पास नहीं थी। मैं अन्य दृष्टि प्रतिभाओं को भी एकीकृत कर सकता हूँ। वान टैंग ने अपनी आंखें खोली। जो कुछ उसने अभी अभी पाया था, उसके लिए वो स्पष्ट रूप से उत्साहित था। जब भी वो किसी नई दृष्टि प्रतिभा को अपने अंदर समाहित करता, तो वास्तविक नेत्र परिवर्तित हो जाता। उसकी आंखें दुनिया में अद्वितीय थीं। ये वान टैंग आश्चर्यचकित था। उसे अचानक चिल्लाने का मन हुआ, सिस्टम बॉस जिंदाबाद। हालांकि उन्होंने खुद को रोक लिया। वो चुपचाप शांत हो गया। राउंड बॉल को कुछ भी ध्यान नहीं आया। वो एक परिपक्व और शक्तिशाली मार्शल योद्धा था, इसलिए बचकाना व्यवहार करना उसके लिए उचित नहीं था। राउंड बॉल उसे नीची नजर से देखता था। ये बस थोड़ा परेशान करने वाला था। कौशल को 5000 अंक तक बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। जब वान टैंग ने फिर से अपने गुण बोर्ड को देखा तो उसका दिल खून से लथपथ हो गया। यदि उसने उन्हें वास्तविक मंच की शुरुआत तक ही उठाया होता, तो उसने कुछ हजार रिक्त विशेषताओं को बचा लिया होता। धत तेरी की, उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। पहले वो हमेशा कौशल के अगले चरण पर पहुंचने पर खाली विशेषताएं जोड़ना बंद कर देता था। इस बार 5000 अंक और क्यों बढ़ाए? क्या अचानक मिली दौलत की वजह से उसने नियंत्रण खो दिया था? मुझे इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए।
मैं एक गरीब आदमी हूँ, बेहद गरीब। वांग टैंग ने अपना ब्रेन वॉश कर लिया। फिर उसने विषय को टाल दिया और अपनी असली आंख का कौशल सक्रिय कर दिया। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। हाँ, उसकी आंखों का रंग बदल गया। उसमें सुनहरे रंग की चमक थी। राउंड बॉल चुपचाप वांग टैंग पर ध्यान दे रहा था और उसने अचानक सुनहरी रोशनी की चमक देखी। वह हैरान और आश्चर्यचकित था। वो क्या है? क्या यह कोई विशेष दृष्टि कौशल है? अभी भी इस पर विचार करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उसे वांग टैंग की खर्राटें सुनाई दी। वास्तव में यह मरा नहीं है। मरा नहीं। राउंड बॉल का दिल धड़क उठा। वांग टैंग ने जवाब दिया, हाँ, ये हमें बेवकूफ बनाने का नाटक कर रहा है, हालांकि यह अब बहुत कमजोर है। चुपके से राउंड बॉल ने ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट पर नजर डाली और अपनी जीभ चटकाई। फिर उसने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? वांग टैंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक आत्मा क्रिस्टल निकाला और एंटमैन रानी बाहर तैर गई। एलिजाबेथ, क्या तुम आश्वस्त हो? रानी ने नाम सुनते ही आंखें घुमाई। कुछ सेकंड तक वो चुप रही, फिर उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, इसे मुझ पर छोड़ दो। राउंड बॉल के मुंह के कोने थोड़े से हिल गए। दूसरों को अजीब नाम देने का वांग टैंग का शौक नहीं बदला। जब उसने चींटी पुरुषों का नाम रानी एलिजाबेथ रखा तो उसके मन में क्या विचार थे? ठीक है, मैं ड्रैगन जानवर को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। वांग टैंग ने सिर हिलाया। दरअसल ड्रैगन का पीछा करने का जोखिम उठाने का एक मुख्य कारण ये था कि वह इसका उपयोग रानी के पुनर्जन्म के लिए करना चाहता था। पुनर्जन्म के लिए उसे एक शक्तिशाली सितारा जानवर की आवश्यकता थी। ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन जानवर से अधिक उपयुक्त क्या था? हालांकि यह विशालकाय जानवर एक काला राक्षस था, इसलिए उसके काले बल से दूषित होने का खतरा था, जिससे भविष्य में अन्य मनुष्यों के सामने प्रकट होना असंभव हो जाएगा। वांग टैंग ने इस संभावना पर विचार किया। हालांकि अंत में उसे लगा कि चिंता की कोई बात नहीं है। उसके पास शुद्ध अंधकार में शक्ति थी, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके स्टार बीस्ट में कोई अंधकार में शक्ति थी या नहीं। वो कभी भी आने वाली मुसीबतों से नहीं डरता था। अगर कोई इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके उन पर निशाना साधना चाहे तो वो गलती कर रहा होगा। इससे कुछ नहीं होगा। क्या एंटमैन क्वीन अंधेरे बल के संपर्क में आने के बाद खुद को खो देगी और पागल हो जाएगी? खैर, ये चिंता की बात नहीं थी। ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट का जन्म डार्क फोर्स के साथ हुआ था। यह कोई संदूषण नहीं था। उस शरीर को अपने कब्जे में लेने से संदूषण का जोखिम नहीं होगा। इसके बजाय उसे डार्क टैलेंट वाला शरीर मिलेगा। यह एक विशेष परिवर्तन था, यहां तक कि वांग टैंग को भी यह आश्चर्यजनक लगा। बेशक रानी का अंतिम निर्णय होता था। ड्रैगन जानवर का शरीर आकर्षक था। समान रूप से शक्तिशाली मेजबान मिलने की संभावना कम थी। यदि वो पुनर्जन्म का अवसर स्वीकार कर ले तो उसे अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। इसके अलावा उसके पास इंतजार करने के लिए और समय नहीं था। अगर वो और देर करती तो उसकी आत्मा जल्दी ही बिखर जाती। एंटमैन रानी ने झिझकना बंद कर दिया। आत्मा क्रिस्टल से एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी जिसे उसने एक पात्र के रूप में इस्तेमाल किया था और उसके आध्यात्मिक शरीर में विलीन हो गई। एक बार जब सारा प्रकाश विलीन हो गया तो आत्मा क्रिस्टल धीरे धीरे गायब हो गया। उसका आध्यात्मिक शरीर अधिक पारदर्शी हो गया। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कर सकते हो। वांग टैंग आश्चर्यचकित था। मुझे ये करना ही होगा। मेरी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति इतनी कमजोर है कि मैं ड्रैगन जानवर के शरीर पर कब्जा नहीं कर सकती। रानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो जाओगे? क्या तुम्हें जानवर की आत्मा को दबाने के लिए मेरी जरूरत है? वांग टैंग ने पूछा। वो उसकी अधीनस्थ थी, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करना चाहता था। पुनर्जन्म कौशल को निष्पादित करना आसान नहीं था और सफलता दर कम थी। वांग टैंग ने इसे सुरक्षित खेलना पसंद किया। वो इस प्रस्ताव से दंग रह गई। उसने सिर हिलाया और कहा, यह बहुत बढ़िया होगा। वांग टैंग ने नहेलिटी को पुकारा और जवाब दिया, ठीक है, मैं इस बड़े आदमी को अपने भक्षण स्थान में रखूंगा। इस तरह यह विरोध नहीं कर पाएगा। बैंगनी काले प्रकाश की एक किरण चमकी और नहेलिटी प्रकट हुई। चींटी पुरुष रानी को उसके बहुत करीब जाने से डर लग रहा था। वो डरी हुई थी। नहेलिटी मुस्कुराया, फिर उसने वांग टैंग के बोलने से पहले ही कहा, मुझे तुम्हारी योजनाएं पता है। उसके बाद हाथ हिलाया और ड्रैगन जानवर गायब हो गया। एक अंधेरे और धुंधले स्थान में पुनः प्रकट हुआ। आगे बढ़ो। वांग टैंग ने सिर हिलाया और एंटमैन रानी को भक्षण स्थान में भेज दिया। वांग टैंग अंधेरे स्थान के अंदर पैर मोड़कर बैठ गए और दूसरी तरफ नहेलिटी थी। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और ड्रैगन जानवर की चेतना पर आक्रमण किया। रानी का आध्यात्मिक शरीर चलायमान हो गया और उस प्राणी के मन में प्रवेश कर गया। बात की चेतना वास्तव में विशेष थी, धूसर और धुंधली, जिससे आसपास के वातावरण को देखना मुश्किल हो जाता था। उन्हें नहीं पता था कि यह कितना बड़ा था। हालांकि यह निश्चित रूप से वांग टैंग की चेतना से बड़ा था। वे एक दूसरे से बहुत दूर थे। एक को यह याद रखना पड़ा कि युवक की आत्मा दिव्य लोक में थी, जबकि दूसरा स्वर्गीय लोक का प्राणी था।
अचानक धूसर धुंध के गुच्छे इधर उधर उछलने लगे और उसके बाद एक भयानक राक्षस वान टैंग के सामने प्रकट हुआ। यह ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट था। मानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चेतना में प्रवेश करने की? घुसपैठिए को देखकर ड्रैगन क्रोधित हो गया और उसने भयानक दहाड़ लगाए। अरे, तुम वास्तव में बोल सकते हो? वान टैंग ने हैरानी से उसे देखा। ड्रैगन दूसरे की बात सुनकर दंग रह गया, फिर क्रोधित हो गया। तुम्हारी इच्छा मृत्यु की है, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो फिर तुम क्यों नहीं आते? वान टैंग ने अपनी उंगलियां फंसाई और बाद वाले की ओर देखकर मुस्कुराया। ड्रैगन जानवर ने उसे धमकाया, लेकिन वो धूसर धुंध के पीछे ही रहा। अब उसकी हरकतें ज्यादा सतर्क थीं। जैसे ही उसने नेहलिटी और एंटमैन रानी की ओर देखा, उसकी निगाहें टिमटिमा उठी और उसमें हल्का सा डर भी झलकने लगा। डरना समझ में आता है। भक्षण करने वाला नेहलिटी बीस्ट ज्यादा शक्तिशाली था। बाद वाले का असली रूप वहां नहीं था, लेकिन पहले वाले को अभी भी रक्तरेखा दमन का एहसास हो सकता था। एंटमैन क्वीन आध्यात्मिक शरीर में बदलने से पहले एक ब्रह्मांड चरण सितारा जानवर थी और अपनी शक्तिशाली आत्मा के लिए जानी जाती थी। ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट को भी उस क्षेत्र में कोई लाभ नहीं था। आओ, डरो मत, वान टैंग ने ड्रैगन पर चिल्लाया। काले रंग का भीमकाय जानवर चौंक गया और डर के मारे पीछे हट गया, लगभग भागने के लिए मुड़ गया, लेकिन उसे लगा कि ऐसा करने से वो बहुत डरपोक लगेगा। इसलिए उसने अपने डर को काबू में रखा और सख्ती से चिल्लाया, मानव, सीमा पार मत करो। इतनी बकवास! वान टैंग ने अपना सिर हिलाया। उसने हाथ हिलाया और असंख्य शून्यमयी मक्खियां ड्रैगन के आध्यात्मिक शरीर की ओर उड़ चली। वो क्या है? वो भ्रम में प्रकाश की बूंदों को घूरता रहा। छोटे छोटे खाली मेफ्लाइज हानिरहित लग रहे थे, इसलिए वे खतरनाक नहीं लग रहे थे। ड्रैगन को यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या मनुष्य उनके साथ उसे गुदगुदाने की योजना बना रहा है। तथापि बूम बूम बूम, शून्यमयी मक्खियां ड्रैगन के चारों ओर बिखर गईं और अचानक विस्फोट हो गया। हिंसक आध्यात्मिक हमले हर जगह फैल गए। विस्फोटों से जानवर स्तब्ध रह गया। वो पीड़ा से चीख उठा, क्योंकि आध्यात्मिक विस्फोट बहुत दर्दनाक थे। वे सामान्य विस्फोटों से कहीं ज्यादा भयानक थे। नेहलिटी ने भी अपना समय बर्बाद नहीं किया। वो अपने असली रूप में आ गया और ड्रैगन जानवर को दबाना शुरू कर दिया। यह एक शक्तिशाली और विशालकाय ब्रह्मांडीय राक्षस था। बैंगनी काले धुंध के आवरण के कारण इसका शरीर स्पष्टता से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन रक्तरेखा दमन ही ड्रैगन को डराने के लिए पर्याप्त था। उसने हकलाते हुए कहा और बड़ी आंखों से शून्यता जानवर को घूरने लगा। धमाका! नेहलिटी ने बात करने में समय बर्बाद नहीं किया। वह ड्रैगन की ओर बढ़ा, उसने सारी धूसर धुंध को दूर धकेल दिया और प्राणी का शरीर प्रकट कर दिया। बाद में वह अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। चींटी पुरुष रानी की निगाहें तेज हो गईं। बिना किसी और संकेत के वो प्रकाश की किरण में बदल गई और ड्रैगन की ओर बढ़ गई। प्रकाश की असंख्य श्वेत किरणें प्रकट हुई और आपस में लिपट गईं, तथा रस्सियों की तरह ड्रैगन जानवर को घेर लिया। गर्जन! बाद वाले ने कुछ देखा और गुस्से में दहाड़ने लगा। वो हिंसक रूप से संघर्ष करने लगा। दुर्भाग्य से ये सब व्यर्थ था। चींटी रानी से आने वाली चमक ने पलक झपकते ही उसे अपने आगोश में ले लिया और उसे एक सफेद कोकून में बदल दिया। ड्रैगन जानवर की गुस्से भरी दहाड़ें अभी भी सुनी जा सकती थीं। वो दीवारों से टकरा रहा था, छूटने की कोशिश कर रहा था। हालांकि कोकून धातु के पिंजरे की तरह मजबूत बना रहा, जिसने प्राणी को अंदर मजबूती से बंद कर दिया। ठीक है, अब यह उस पर निर्भर है। वान टैंग ने ताली बजाई। भक्षण करने वाला शून्यता जानवर वापस मानव रूप में बदल गया और वान टैंग के बगल में प्रकट हुआ। उसने कोकून को देखा और कहा, इस रानी की प्रतिभा वास्तव में दिलचस्प है। वान टैंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। बहुत सी पाबंदियां हैं, अगर नहीं तो वह अजेय हो जाएगी। नेहलिटी ने जवाब दिया, तुम्हारी मदद से वो तेजी से बढ़ेगी। कौन जानता है, हो सकता है कि कोई आश्चर्य हो, क्योंकि वो परिवर्तन के लिए ड्रैगन जानवर के शरीर का उपयोग करेगी। ड्रैगन के दिमाग से बाहर निकलने से पहले दोनों ने कुछ सेकंड तक बातचीत की। अब बस एक ही काम बचा था, एंटमैन क्वीन के पुनर्जन्म का इंतजार करना। वान टैंग अंतरिक्ष में पिछले बिंदु पर वापस चला गया और अपने डेविल स्लेयर पर सवार होकर रक्षा ग्रह संख्या 29 की ओर वापस चला गया। वह अपनी स्थानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए थोड़ा आगे निकल गया था, इसलिए यदि वो अपनी क्षमता पर निर्भर रहता तो उसे वापस लौटने में कुछ समय लगता। जब वे काफी करीब पहुंच गए तो उन्होंने जहाज को वहीं छोड़ दिया और बाकी यात्रा अकेले ही जारी रखी। वो पहले से ही युद्ध के विस्फोटों की आवाजें सुन सकता था। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जनरल कैमरून और शैतान सम्राट बेयर ब्रेन की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। क्या सभी ब्रह्मांड चरण की लड़ाइयां इतनी लंबी होती हैं? धमाका! जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने एक आकृति को पीछे की ओर उड़ते हुए देखा। ये जनरल कैमरून था। दहाड़! एक और गहरे लाल रंग का व्यक्ति चिल्लाया और उसके पीछे भागा। हमारा हीरो गहरे लाल रंग की आकृति देखकर आश्चर्यचकित हो गया। यह एक विशालकाय प्राणी था जो ड्रैगन जैसा दिखता था। यह आधा मानव और आधा ड्रैगन था।
ऊपरी आधा हिस्सा मानव जैसा था, उसकी छाती और भुजाओं पर गहरे लाल रंग के शल्क थे। उसके चेहरे पर छोटे छोटे शल्क थे और सिर पर ड्रैगन के सींगों की एक जोड़ी थी। वो एक महान आभा देता था। निचला आधा हिस्सा ड्रैगन का था, जो गहरे लाल रंग के शिल्कों से ढका हुआ था, तथा उसके दो पंजे इतने तीखे थे कि वे सब कुछ फाड़ सकते थे। हे भगवान, यह क्या है? वांग टैंग की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने बेयर ब्रेन को देखा। वो अचंभित रह गया। सम्राट नो ब्रेन कुछ समय पहले तक भी इंसान की तरह दिखते थे। अब वो किसी भी तरह से इंसान नहीं रहे। आधा मानव आधा ड्रैगन। क्या ये तुम हो, मेरा प्यारा सा ड्रैगन? प्यारा? इसमें कुछ भी प्यारा नहीं था। बाई शानहो एक उल्कापिंड पर बैठी मात्र एक दर्शक की तरह प्रतीक्षा कर रही थी। वो घबराए नहीं, वो शांत रहे, यहां तक कि जब जनरल कैमरून की तलाश की जा रही थी। जब वान टैंग वहां पहुंचे तो विशेषज्ञ ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम वापस आ गए। क्या हुआ? क्या ड्रैगन जानवर भाग गया? वान टैंग एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन जल्दी ही होश में आ गया। उसने कड़वाहट से सिर हिलाया। ओह हाँ, ये भाग गया था। वो दूसरों को अपने भाग्य के बारे में नहीं बताएगा। क्या होगा अगर मानव मालिक उससे जानवर की लाश मांग ले? बाई शानहो ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि युवक का हाव भाव थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया हुआ लग रहा था। वरिष्ठ, ये क्या हो रहा है? वांग टैंग ने विषय को तुरंत बदलते हुए कहा, क्योंकि वो अंतरिक्ष में हो रही लड़ाई को देख रहा था। बाई शानहो की नजर बदल गई और उसने जवाब दिया, ये सौर ड्रैगन के असली रूप का आधा हिस्सा है। आधा? वांग टैंग चौंका। क्या ये पूरा रूप नहीं है? यह सही है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं। शैतानी दिमाग वाले प्रेत ने सौर ड्रैगन के असली रूप का केवल आधा हिस्सा ही नियंत्रित किया है। वो अभी भी पूरी तरह से रूपांतरित नहीं हो सकता है, बाई शानहो ने समझाया। क्यों? युवक ने पूछा। बाई शानहो ने स्पष्ट किया, ठीक है, वह असली सौर ड्रैगन नहीं है। सौर ड्रैगन को अपना असली रूप दिखाने के लिए उनके रक्तसार का सेवन करना पड़ता है। शैतानी दिमाग वाले भूत सौर ड्रैगन के शरीर में प्रवेश करने पर रक्तसार उत्पन्न नहीं कर सकते। मैं समझ गया। वांग टैंग ने गहरी सोच में सिर हिलाया। धमाका। सोलर ड्रैगन में तब्दील होने के बाद बेयर ब्रेन बहुत तेज हो गया और पलक झपकते ही जनरल को पकड़ लिया। उसने अपनी गहरे लाल रंग की युद्ध गदा को उसकी ओर घुमाया। गदा की अशुभ चमक नीचे की ओर गिरी, जिससे एक गगनभेदी गर्जना उत्पन्न हुई। यह एक विशाल उल्कापिंड की तरह था। गदा के अंत में एक गहरे लाल रंग की लौ चल रही थी, जो अंतरिक्ष में एक आश्चर्यजनक प्रक्षेपवक्र बना रही थी। ये सुंदर था, फिर भी खतरनाक था। जनरल कैमरून ने जब ये देखा तो उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उन्होंने बचना बंद कर दिया और एक विशाल ब्लेड की चमक आसमान में उड़ने लगी। हमले पर एक मजबूत मूल बल अंकित था, जिससे इसकी सतह पर अजीब रेखाएं और निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कि रनस से उकेरे गए हों। ये बेहद रहस्यमय लग रहा था। उसी समय शक्तिशाली लहरें उठी, तलवार लगातार संघनित होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी चीज को काटने के लिए तैयार है। जाना। जनरल कैमरून ने हाथ में ब्लेड लेकर वार करते हुए गुस्से से चिल्लाया। क्लैम। दोनों ऊर्जाओं के बीच टकराव हुआ, जिससे धातुओं के टकराने जैसी तेज ध्वनि उत्पन्न हुई। ध्वनि अंतरिक्ष में गूंज उठी, एक अदृश्य लहर जो बाहर की ओर बह गई। आसपास के सभी उल्कापिंड टूटकर ब्रह्मांडीय धूल में बदल गए। वांग टैंग आश्चर्यचकित था, ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं की शक्ति पर आश्चर्यचकित था। यहां तक कि उनके हमलों से उत्पन्न ध्वनि तरंगे भी भयावह थीं। यदि यह कदम किसी ग्रह पर रहते हुए उठाया गया होता, तो भूमि नष्ट हो जाती और महाद्वीप डूब जाते। ब्लेड और गदा दोनों ही गतिरोध में थे। विजेता का फैसला अभी होना बाकी था। दहाड़। बेयर ब्रेन ने दहाड़ लगाई और उसकी आंखों में एक चमकदार लाल रोशनी चमक उठी। फिर उसने अपनी युद्ध गदा दबाई। धमाका। दृश्य ज्वालामुखी विस्फोट जैसा था। गदा की चमक की शक्ति अचानक बढ़ गई। दरार। ब्लेड की चमक टूटने की आवाजें सुनी जा सकती थी। इसकी सतह पर स्पष्ट दरारें दिखाई दे रही थी। फिर यह बहुत तेज गति से फैल गया। वांग टैंग के चेहरे पर कुछ भाव बदल गए। जनरल कैमरून हारने वाले हैं। बाई शानहो ने अपना सिर हिलाया और हल्की सी आह भरी। धमाका। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। ब्लेड की चमक बिखर गई और जनरल कैमरून के मुंह से अचानक खून की एक बूंद निकली। वो नीचे गिर गया, मानो बिजली गिर गई हो। सौर ड्रैगन बहुत शक्तिशाली है, बाई शानहो ने अफसोस के साथ कहा। भले ही शैतान दिमाग वाले व्यक्ति ने ड्रैगन का पूर्ण रूप प्राप्त नहीं किया हो, कैमरून अभी भी जीतने में असमर्थ होगा। हा हा हा। बेयर ब्रेन हंसा और बोला, मानव, तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम ही इस लड़ाई को हार जाओगे। जनरल कैमरून चुप रहे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वे अपने मुंह के कोने से खून पोंछ रहे थे। वे दुश्मन को ठंडे अंदाज में देख रहे थे। हालांकि यह मानने को तैयार नहीं था कि सौर ड्रैगन के शरीर को आंशिक रूप से प्रकट करने के बाद प्रेत बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। उसके लिए उसकी ताकत से मुकाबला करना मुश्किल था। वांग टेंग का चेहरा उदास हो गया।
वो उस स्तर की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता था और केवल किनारे से ही देख सकता था। उसने बाई शानहो की ओर देखा और पाया कि वो अभी भी बहुत शांत था। युवा नायक चिंतित हो गया, उसकी खोपड़ी फड़कने लगी। वरिष्ठ, क्या आपके पास कोई ऐसी तकनीक है जिसका आप उपयोग कर सके? अन्यथा हम वास्तव में हार जाएंगे, वांग टैंग ने ध्वनि संचरण के माध्यम से कहा। बाई शानहो ने हाथ हिलाकर कहा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं भी असहाय हूं। वांग टैंग अवाक रह गया। वो अपनी बात जारी रखने ही वाला था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में कुछ है। मेरे पास कोई विचार नहीं है, लेकिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं यदि आपके पास कोई कठपुतली रोबोट है जो ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की ताकत प्रदर्शित करने में सक्षम है, मानव विशेषज्ञ ने अपने जूनियर को देखे बिना कहा। वांग टैंग दंग रह गया। उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उस वस्तु की सामग्री की जांच की। ये वास्तव में एक स्थानिक उपकरण था। अंदर 3 काले रोबोट रखे हुए थे। वे करीब 4 मीटर लंबे थे और धातु जैसी चमक लिए हुए थे। उनके शरीर से भी बर्फ की तरह ठंडी हत्या की भावना निकल रही थी। वे कोई साधारण रोबोट नहीं थे। वांग टैंग ने तुरंत बाई शानहो की योजना को समझ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो चिंतित नहीं था। उन 3 रोबोटों में ब्रह्मांड स्तर की शक्ति थी। ब्रह्मांड मंच शक्ति, हे भगवान, यह अविश्वसनीय है। वे दुर्लभ थे। एक सामान्य व्यक्ति के पास उन शक्तिशाली रोबोटों तक पहुंच नहीं होती। हालांकि उसका सीनियर काफी चालाक था। वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था, इसलिए उसने चुपके से उसे रोबोट दे दिए ताकि वो उनका इस्तेमाल कर सके। खैर, यह कोई समस्या नहीं थी। उस योजना के कामयाब होने की संभावना काफी अधिक थी। वांग टैंग को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने बाई शानहो को एक पकड़ा वाली नजर से देखा। खांसी। बाई शानहो ने अजीब तरह से खांसी। हमारे युवा नायक ने अपने चिंतन से बाहर आकर जल्दी से तीनों रोबोट को बाहर निकाला। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उनकी जांच की और तीनों की आंखें चमक उठी, भावहीन, बर्फीले नीले रंग की। तीक्ष्ण हत्या का इरादा और मजबूत हो गया। वे महज रोबोट थे। वे मेचा रेस के सदस्यों की तरह जीवित नहीं थे। अगर कोई उन्हें नियंत्रित न करता तो वे मूल रूप से निष्क्रिय थे। ब्रह्मांड में सभी लोकप्रिय कठपुतली रोबोट आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके नियंत्रित किए जाते थे। वांग टैंग इस प्रक्रिया से परिचित थे। मंच पर प्रवेश करने वाले रोबोटों ने तुरंत शैतान सम्राट बेयर ब्रेन और जनरल कैमरून का ध्यान आकर्षित किया। हत्या का इरादा बहुत स्पष्ट था, इसे नजरअंदाज करना असंभव था। बेयर ब्रेन के चेहरे पर भाव बदल गए। नए लोगों को देखकर वो उत्तेजित हो गया। 3 रोबोट उसके लिए कोई मुद्दा नहीं थे, लेकिन फिर भी मिश्रण में एक मानव ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा था। उसका चेहरा काला पड़ गया। धत तेरी की, जब उनका चैंपियन जीत नहीं पाया तो ये लोग मुझ पर हमला कर देते हैं, बेशर्म। दूसरी ओर जनरल कैमरून बहुत खुश थे। उन्होंने बाई शानहो और वांग टैंग की ओर देखा और सोचा कि यह कदम किसने उठाया है। बाई शानहो आसानी से दखल नहीं दे सकती, तो क्या यह वांग टैंग था? लेकिन वे ब्रह्मांड चरण रोबोट हैं। वे महंगे और दुर्लभ थे। यह आश्चर्यजनक होगा यदि उस युवक की तरह एक दिव्य चरण मार्शल योद्धा के पास वे होते। मुझे बस यही बात परेशान कर रही है कि वांग टैंग ने उन्हें पहले क्यों नहीं हटाया। जब मैं हारने ही वाला था तब ऐसा क्यों किया? कितना कंजूस। क्या उसने अभी मुझे पीछा करते हुए नहीं देखा? जनरल कैमरून को नाराजगी महसूस हुई। वांग टैंग ने अधिकारी की आंखों में कड़वाहट देखी और उलझन में पड़ गया। क्या वो कुछ गलतफहमी में है? अगर उसे पता चले कि दूसरा क्या सोच रहा है तो उसे लगेगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। बाई शानहो कंजूस था, उससे इसका कोई लेना देना नहीं था। बेयर ब्रेन की नजर तेज हो गई। इससे पहले कि तीनों रोबोट आगे बढ़ते वो जनरल कैमरून की ओर फिर से दौड़ा ताकि पहले उससे छुटकारा पा सके। जनरल कैमरून डरे नहीं। उन्होंने नाक सिकोड़ी और हमले का सामना किया। उनकी लड़ाई जारी रही। वांग टैंग ने इस स्थिति में गति की आवश्यकता को समझा। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से तीनों रोबोट के अंगों को नियंत्रित किया ताकि वो जल्दी से प्रक्रिया से परिचित हो सके। उन्हें नियंत्रित करने का एहसास अजीब था, क्योंकि वे उसके शरीर का ही हिस्सा लग रहे थे। अब उसके पास ज्यादा अंग थे। उन्हें हिलाते समय उन्हें कोई अकड़न महसूस नहीं हुई। ये बहुत ही स्वाभाविक महसूस हुआ, जैसे किसी इंसान के हाथ पैर हिलाते हैं। वो जल्दी ही इससे परिचित हो गया। धमाका, एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी और तीनों रोबोट बेयर ब्रेन की ओर बढ़े। उन्होंने बलपूर्वक चमकते हुए युद्ध ब्लेडों से वार किया। बूम बूम बूम, 3 ब्लेड की चमक ने चल रहे युद्ध चक्र में घुसपैठ की। बेयर ब्रेन ने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो ऐसे हमलों का सामना करने का साहस नहीं कर सकेगा। पलक झपकते ही तीनों रोबोट आ पहुंचे। उन्होंने जनरल कैमरून के साथ बेयर ब्रेन को भी घेर लिया। शक्तिशाली प्रेत ने एक बदसूरत भाव के साथ उसके चारों ओर नजर घुमाई। फिर वो एक रोबोट की ओर झपटा। वांग टैंग ने तुरंत ही लक्षित रोबोट को पीछे हटने के लिए नियंत्रित किया और अन्य 2 रोबोटों को खींच लिया। तीनों ने आने वाले हमले का विरोध करने के लिए काम किया।
बूम बूम बूम, बल के विस्फोट लगातार जारी रहे। तीनों रोबोटों ने प्राणी के साथ मुक्का मारा और पीछे की ओर फेंक दिए गए। उनके पास ब्रह्मांड स्तर की क्षमताएं थी, लेकिन उनकी तुलना उसी स्तर पर जीवित योद्धाओं से नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा बेयर ब्रेन एक बेहद शक्तिशाली प्रेत था। इससे मैकेनिक सहायकों को हमला करते ही नुकसान उठाना पड़ा। वान टैंग के हाव भाव कुछ बदल गए। उसने रोबोटों को चिंतित नजर से देखा। विस्फोट से उनके शरीर विकृत हो गए थे। सौभाग्य से उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल की गई धातु असाधारण थी। उन्होंने जल्दी ही अपने मूल आकार को पुनः प्राप्त कर लिया। रोबोट में शक्तिशाली आक्रामक क्षमताएं थीं और उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री ब्रह्मांड स्तर के हमलों का प्रतिरोध कर सकती थी। अगर वे कुछ ही वार के बाद नष्ट हो गए तो उन्हें ब्रह्मांड रैंकिंग कैसे मिल सकती थी? बेयर ब्रेन जानता था कि उन रोबोटों से निपटना कितना कठिन था, इसलिए वो उनसे निपटने से पहले जनरल कैमरून का ध्यान रखना चाहता था। वान टैंग ने बड़े भूत को सफल होने का कोई मौका नहीं दिया। जब उसे यकीन हो गया कि तीनों रोबोट इस मार को झेल सकते हैं, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। इसलिए उसने रोबोट की समन्वित चालों के साथ दुश्मन पर हमला जारी रखा। बेशक वो तीनों रोबोटों को भूत से भिड़ने के लिए नहीं भेजेगा। यह एक बेकार रणनीति होगी और रोबोट और भी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। वे उस सीमा को पार कर सकते हैं जहां वे अनुपयोगी हो जाएंगे। वान टैंग अब लंबी दूरी से हमला कर रहा था। बेयर ब्रेन से कुछ दूरी बनाए हुए वो बेयर ब्रेन को परेशान करने के लिए दूर से बमबारी करता रहा। जनरल कैमरून मुख्य बल थे। उन्होंने प्राणी की कमजोरियों पर ध्यान दिया और उस पर जोरदार प्रहार किया। बेयर ब्रेन को चालाकी से मुश्किल में डाल दिया गया। वो तीनों रोबोट को पकड़ना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वान टैंग उन्हें हमलों से बचने में कामयाब रहा, जिससे वह नाराज हो गया। गर्जन लगातार हताशा में दहाड़ते हुए वो केवल जनरल पर उन्मत्ततापूर्वक हमला कर सकता था, जबकि वह आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। धमाका! अचानक एक अजीब लहर बेयर ब्रेन के शरीर के चारों ओर फैल गई और आसपास के वातावरण को ढक लिया। वो उसका क्षेत्राधिकार था। उन्होंने अंततः इसे तैनात कर दिया था। जनरल कैमरून की पुतलियां सिकुड़ गईं। आत्मसंतुष्ट होने की हिम्मत न करते हुए उनके शरीर से एक जबरदस्त लहर निकली जिसने उनके आसपास के इलाके को भी ढक लिया। एक गहरे पीले रंग का क्षेत्र सामने आया, जिसने आसपास के स्थान को घेर लिया। दूसरी ओर बेयर ब्रेन का क्षेत्र गहरा लाल था, जो जनरल कैमरून के क्षेत्र से सीधे टकराता था। धमाका! वहां विस्फोटों की आवाजें आ रही थीं। यह कोई डार्क डोमेन नहीं है। वान टैंग ने भौहें सिकोड़ी। बेयर ब्रेन ने उसे पढ़ाते समय हमेशा डार्क डोमेन का इस्तेमाल किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बाद वाला एक अलग डोमेन का इस्तेमाल करेगा। क्या यह हो सकता है कि डार्क रेड डोमेन और भी ज्यादा शक्तिशाली था? लगता है कि यह काला भूत बचने के लिए बेताब हो रहा है। बाय शानहो की आंखें चमक उठी और वह उठ खड़ा हुआ। चलो वहां चलते हैं और देखते हैं। वो वान टैंग को लेकर वहां से गायब हो गया और सीधे जनरल के क्षेत्र में पुनः प्रकट हुआ। लाल और पीली चमक एक दूसरे से टकरा रही थी और मूल शक्तियां लगातार एक दूसरे के क्षेत्रों पर आक्रमण करने की कोशिश कर रही थीं। ब्रह्मांड चरण डोमेन सामान्य डोमेन से भिन्न था, क्योंकि उनमें उत्पत्ति का नियम निहित था और वे सामान्य मार्शल योद्धाओं के डोमेन की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। बेयर ब्रेन और जनरल कैमरन दोनों ने मूल कानूनों का इस्तेमाल किया। उनकी लड़ाई कानूनों के टकराव में बदल गई। जनरल कैमरून का मूल नियम पृथ्वी मूल था, जबकि बेयर ब्रेन सॉर्ड ड्रैगन के मूल नियम का उपयोग करता हुआ प्रतीत होता था। गहरे लाल रंग की शक्ति ज्वाला मूल और अंधकार मूल का मिश्रण प्रतीत होती थी। ये स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली थी। दो मूल नियमों में निपुणता प्राप्त कर पाना सदैव ही महान प्रतिभा और प्रतिभा का मापदंड रहा है। सॉर्ड ड्रैगन जाति एक प्रतिभाशाली जाति थी। बेयर ब्रेन ने उस जाति से एक शरीर छीन लिया था क्योंकि वो उनकी प्रतिभा और क्षमता को महत्व देता था। मानव, तुम मेरे मुकाबले में नहीं हो। बेयर ब्रेन की आवाज ठंडी थी। जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ झपटा तो उसकी युद्ध गदा के चारों ओर मूल शक्ति लिपटी हुई थी। जनरल कैमरून का क्षेत्र इन हमलों से हिंसक रूप से हिल गया, मानो बिखरने वाला हो। बेयर ब्रेन ने वान टैंग और बाई शानहो के आगमन को देखा, लेकिन उसने उन्हें पूरी तरह से खारिज करने से पहले केवल एक नजर डाली। उसे कोई डर नहीं था क्योंकि बाई शानहो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। बूम बूम बूम, दोनों डोमेन आपस में टकरा गए। धमाकेदार आवाजें जारी रहीं। वान टैंग को चिंता हुई। उसने तीनों रोबोट को भी साथ भेजने की कोशिश की, लेकिन वे डोमेन के अंदर ज्यादा काम के नहीं थे। बेयर ब्रेन ने उपहास किया, मानो उसे इसकी बहुत पहले से उम्मीद थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, जनरल का चेहरा और भी उदास होता गया। जब से वह एक ब्रह्मांडीय मार्शल योद्धा बना था, तब से उसने कभी इतना दुखी महसूस नहीं किया था। आप ये लड़ाई हार जाएंगे, जनरल ने घोषणा की। अंत में ऐसा लगा कि उसने एक निश्चित निर्णय ले लिया है और निर्दयी हो गया है। वो मूल की शक्ति को संगठित करता रहा, अपने क्षेत्र में एक बढ़ती हुई लहर को प्रकट करता रहा। बाई शानहो ने जनरल की ओर देखते हुए अपनी भौं उठाई। जनरल कैमरून क्या करने जा रहे हैं? वान टैंग के चेहरे का भाव बदल गया।
उसने अपने चारों ओर हिंसक उतार चढ़ाव महसूस किया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। इससे पहले कि बाई शानहो जवाब दे पाती, बेयर ब्रेन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और वह सदमे और गुस्से में दहाड़ा, तुम पागल हो। हम्फ, मैंने पहले ही कहा था, तुम ये लड़ाई हार जाओगे। जनरल कैमरून की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। मूल शक्ति के उछाल के साथ डोमेन के अंदर उतार चढ़ाव और भी हिंसक हो गए, जैसे कि कभी भी कुछ भयानक हो सकता है। वांग टैंग को पहले ही अंदाजा हो गया था कि जनरल क्या करने की योजना बना रहा है। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वो अपने सीनियर को रोकना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे। चलो चलते हैं, यह उसका फैसला है। वैसे भी वो इससे बच सकता है। बाई शानहो ने अपना सिर हिलाया और युवक को जनरल के क्षेत्र से बाहर ले गया। वे दोनों प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकल आए और तुरंत ही 10 किलोमीटर से भी अधिक दूर दिखाई दिए। वे उस सुविधाजनक स्थान से युद्ध का निरीक्षण करते रहे। धमाका। वहां एक जोरदार धमाका हुआ। जैसे ही यह जोड़ा वहां से चला गया, गहरे पीले रंग का क्षेत्र फट गया। ऊर्जा का एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसने गहरे लाल रंग के क्षेत्र को पूरी तरह से अपने में समाहित कर लिया। विस्फोट को देखते ही वांग टैंग की आंखें कांपने लगीं। यह एक भयानक विस्फोट था, जिसका प्रभाव आसपास के क्षेत्र पर भी पड़ा, यहां तक कि रक्षा गृह संख्या 29 का सुरक्षात्मक अवरोध भी टूट गया। बाई शानहो ने एक अदृश्य शक्ति को प्रकट करने और विस्फोट तरंग को रोकने के लिए हाथ हिलाया। विस्फोट कुछ देर तक जारी रहे, फिर धीरे धीरे कम हो गए। ब्रह्मांड फिर से शांत हो गया। लेकिन उस मृत शांति के बीच अचानक एक हंसी सुनाई दी। हा हा हा, सम्राट बेयर ब्रेन अभी भी जीवित है। वांग टैंग ने युद्ध क्षेत्र को घूरते हुए आंखें सिकोड़ ली। एक दुखी सी आकृति दिखाई दी। वह बेयर ब्रेन थी। वो बच गया, हालांकि वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके शरीर के शल्क फट गए थे और उसका एक ड्रैगन पंजा टूट गया था। ताजा खून बह रहा था। उसका एक सींग भी गायब हो गया था। हा हा हा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने क्षेत्र में विस्फोट करके मुझे मार सकते हो? बेवकूफ, शैतान, सम्राट बेयर ब्रेन ने खुशी से कहा। खांसी। एक और आकृति प्रकट हुई, घावों से लथपथ और खून खांसती हुई। जनरल कैमरून। वांग टैंग बहुत खुश था। वो जीवित था। उसने अपने क्षेत्र को उड़ा दिया और अपनी कहानी सुनाने के लिए जीवित रहा। मैंने तुमसे कहा था कि ब्रह्मांड योद्धा इतनी आसानी से नहीं मरते, बाई शानहो ने शांति से कहा। वांग टैंग अपनी आंखें घुमाना चाहता था। शक्तिशाली मानव विशेषज्ञ ने शांत मुखौटा बनाए रखा, लेकिन जब जनरल ने उसके क्षेत्र में विस्फोट किया तो उसकी आंखों में थोड़ी सी बेचैनी थी। वो पूरी तरह से उदासीन नहीं था। इतना आत्मसचेत, तुम मरे नहीं हो। बेयर ब्रेन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को ऐसे देखा जैसे वो भूत देख रहा हो। उसे लगा कि वह मर चुका है, लेकिन वो बच गया। खुशी का झोंका गायब हो गया और हताशा में बदल गया। यह ऐसा था जैसे कि आप जानते हो कि आपके प्रतिद्वंद्वी ने दिवालियापन के लिए अर्जी दाखिल कर दी है, लेकिन अब आप देखते हैं कि वह आपके साथ घूम रहा है और अपनी जिंदगी खुशी से जी रहा है। वो कैसे मुस्कुरा सकता था? अफसोस है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा। जनरल कैमरून अफसोस से भर गया। तुम्हें मुझे मारने का अधिकार नहीं है। बेयर ब्रेन ने नाक भांज सिकोड़ी और ठंडी निगाहों से घूरा। चूंकि तुम अभी भी हिल रहे हो, इसलिए मैं अब तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम अब एक कागजी शेर से ज्यादा कुछ नहीं हो। मरना। उसकी आंखों से हत्या की तीव्र भावना निकल रही थी और वह अचानक गायब हो गया और जनरल कैमरून के सामने फिर प्रकट हुआ। उसने अपनी गदा नीचे पटक दी। क्या मैं यहीं मर जाऊंगा? जनरल कैमरून ने उस विशालकाय हथियार की ओर देखा जो उनकी ओर आने वाला था। अब उनमें प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, केवल अफसोस था। एक मार्शल योद्धा और उच्च पदस्थ अधिकारी होने के नाते वह जानता था कि युद्ध के मैदान में उसकी मृत्यु निश्चित है। हालांकि वो चाहता था कि वो पहले उस अंधेरे भूत को मार सके। मर जाओ, बेयर ब्रेन ने उपहास किया क्योंकि गदा नीचे की ओर जारी थी। अंततः वो उस मनुष्य को स्वयं मार डालेगा। उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि समय एक क्षण के लिए रुक गया था। मात्र 1 सेकंड का क्षण। धमाका। फिर जनरल कैमरून को गोली लगी। हालांकि उस प्राणी के चेहरे पर भयानक मुस्कान जम गई। फिर वो एक निश्चित दिशा में ठंडेपन से घूरने लगा। धीरे धीरे दूरी पर 2 आकृतियां दिखाई दी, वांग टिंग और जनरल कैमरून। पूर्व ने महत्वपूर्ण क्षण पर अपनी स्थान और समय प्रतिभा का उपयोग करते हुए कार्रवाई की। उन्होंने उस समय जनरल को बचाने का मौका लिया जब समय स्थिर था। यह उसका पहला अवसर था। यह इस प्रतिभा का प्रयोग करने का पहला अवसर था। आश्चर्यजनक रूप से इसके प्रभाव अच्छे थे। समय चुराने की भावना ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। यह अवास्तविक स्वप्न जैसा महसूस हुआ। ठीक उसी समय उसकी आत्मा उत्पत्ति और समय उत्पत्ति दोनों में 1000 अंक की गिरावट आई। ये काफी महंगा था। वांग टैंग को पहले तो उम्मीद थी कि बाई शानहो कोई कदम उठाएगा। एकमात्र दिव्य अवस्था योद्धा होने के नाते ये सोचना किसी तरह दूर की कौड़ी होगी कि वो जनरल को बचाने वाला होगा। हालांकि बाई शानहो ने कोई भी हरकत नहीं दिखाई, यहां तक कि आखिरी क्षण में भी नहीं।
उसे यह अविश्वसनीय लगा। जनरल कैमरून सेना के एक बड़े नेता और एक विश्व स्तरीय मार्शल योद्धा थे। क्या वो वास्तव में उन्हें मरते हुए देखने वाले थे? हमारे हीरो को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसे कुछ करना ही था। जनरल कैमरून ने उसकी देखभाल की थी, इसलिए वो उसे अपने सामने मरने नहीं दे सकते थे। वान टैंग, जनरल कैमरून ने आखिरकार अपना संयम वापस पा लिया। वो अविश्वास से स्तब्ध थे। उसे लगा कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन उस युवक ने आखिरी क्षण में उसे बचा लिया। वो एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट है। वान टैंग ने ये कैसे किया? जनरल को तो ये भी नहीं पता था कि यह कैसे हुआ। दूसरी ओर बाई शानहो ने असमंजस में वान तेन को देखा, क्योंकि वो चाल को समझ नहीं पा रहा था। समय प्रतिभा एक रहस्यमय शक्ति थी। अन्य लोगों को शायद पता ही नहीं चलेगा कि यह कब क्रियान्वित किया जा रहा है। जिन लोगों में प्रतिभा नहीं होती, वे कभी भी इसके उपयोग पर ध्यान नहीं देते, यहां तक कि मंच पर सक्रिय योद्धा भी नहीं। समय मूलतः वर्जित था। बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते थे। इसके अलावा वान टैंग ने समय को केवल एक क्षण के लिए ही रोका था। इसका प्रभाव भी एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित था जहां शैतान सम्राट बेयर ब्रेन था। अन्यत्र लोगों को यह परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। यही कारण था कि हमारे नायक ने यह कदम उठाने का साहस किया। तुमने क्या किया? बेयर ब्रेन ने उस युवक को ठंडे अंदाज में देखा, क्योंकि उसका शिकार बच गया था। साथ ही वो आश्चर्यचकित था, अविश्वास में था। उसे नहीं पता था कि उस पल क्या हुआ था। नियंत्रण खोने की भावना ने उसे भयभीत कर दिया। किसी को भी ऐसा ही महसूस होगा। तुमने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आया। वान टैंग ने मूक बनने का नाटक किया। जनरल कैमरून, बाई शानहो, क्या आप थोड़ा और नकली हो सकते हैं? कौन आप पर विश्वास करेगा? बेयर ब्रेन ने भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसे पता था कि उसे सीधा जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए उसकी निगाहें तेज हो गईं और फिर वो गायब हो गया। वान टैंग कभी भी शैतान सम्राट के हमले को कम नहीं आंकेगा। उसने जल्दबाजी में स्पेस फ्लैश का इस्तेमाल करके जनरल कैमरून और खुद को उस जगह पहुंचाया जहां बाई शानहो था। वो अभिनय तो नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसके पास रहना सुरक्षित था। वान टैंग ने नहीं सोचा था कि सम्राट नो ब्रेन बाई शानहो के करीब खड़े होकर किसी को छीनने की हिम्मत करेगा। उसकी हिम्मत इतनी बड़ी नहीं थी। जैसी कि उम्मीद थी, बेयर ब्रेन वान टैंग की मूल स्थिति में आया और उसे गंभीरता से देखने लगा। बाई शानहो, क्या आप हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं? दे विल टाइटन डेथ बोन की आवाज हवा में तैर गई। वो दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन उसने अपनी आंखें खोली और आयामी दरार के पार से उन्हें ठंडे भाव से देखा। मैंने कोई हरकत नहीं की, बाई शानहो ने उदासीनता से कहा। डेथ बोन कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, इंसान वाकई बेशर्म होते हैं। सचमुच? बाई शानहो ने इधर उधर देखा जैसे उसे टाइटन के दावे के बारे में कुछ पता ही न हो। टाइटन ने नाक भान सिकोड़ी। फिर उसने व्यंग्य करते हुए कहा, बेयर ब्रेन, जाओ और दूसरे मानव योद्धाओं को मार डालो। हाँ, बेयर ब्रेन मुस्कुराया और रक्षा गृह संख्या 29 की ओर दौड़ा। वान टैंग और जनरल कैमरून के हाव भाव थोड़े बदल गए। अगर कोई उच्च स्तरीय शैतान सम्राट नीचे की लड़ाई में उतरता, तो मानव योद्धाओं का नरसंहार हो जाता। जाओ। वान टैंग ने ब्रह्मांड मंच के रोबोटों को नियंत्रित किया ताकि वे बेयर ब्रेन का पीछा करें और उसे रोक सकें। वो खुद को थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। वो तो केवल एक दिव्य स्तर का योद्धा था, जबकि उसकी जिम्मेदारी उस स्तर से कहीं अधिक थी। वो दुनिया को बचाने के लिए दौड़ रहा था। ये थका देने वाला था। क्या आप 3 रोबोटों के साथ मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं? शैतान सम्राट बेयर ब्रेन ने उपहास किया और अपनी युद्ध गदा नीचे कर दी। धमाका। रोबोट तिकड़ी शैतान सम्राट के लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं थी। उन्हें वापस फेंक दिया गया, लेकिन बेयर ब्रेन उन्हें जाने देने की योजना नहीं बना रहा था। वो गायब हो गया और तीनों के ऊपर फिर से प्रकट हुआ, उन्हें पकड़ने के लिए अपनी गदा फेंकी। एक रोबोट टुकड़े टुकड़े हो गया, अन्य 2 ने हमला शुरू कर दिया। तुम खुद को बहुत ज्यादा आंक रहे हो, बेयर ब्रेन ने व्यंग्य किया। उसने रोबोट के ब्लेड की चमक को नष्ट कर दिया और उनकी ओर दौड़ा, इस दौरान हमले के बचे हुए प्रभाव का प्रतिरोध करता रहा। वान टैंग ने रोबोटों को नियंत्रित किया और उन्हें पीछे हटने को कहा। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। बेयर ब्रेन तुरंत उनके पास पहुंच गया और अपनी गदा को हवा में घुमाया। रोबोट पीछे की ओर फेंक दिए गए, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। टूटे हुए रोबोट फिर से ठीक हो गए और शैतान सम्राट की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने उस पर तरह तरह के हमले शुरू कर दिए। हटो। बेयर ब्रेन ने अपनी युद्ध गदा को उग्रता से घुमाया। वो उन रोबोटों से चिढ़ गया था। रोबोट बहुत शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, लेकिन वे बहुत परेशान करने वाले थे। वो उनसे जल्दी से छुटकारा नहीं पा सका। वान टैंग गंभीर हो गया। उसके दिमाग में कई विचार आए और उसने कोई रास्ता खोजने की कोशिश की। केवल अंतरिक्ष तूफान ही ब्रह्मांड स्तर के प्रतिद्वंद्वी से निपट सकता है। हालांकि ये चाल संभवतः शैतान सम्राट के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। बुरी तरह से घायल ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट प्रभावित हो सकता था, लेकिन बेयर ब्रेन नहीं।
ये शैतान सम्राट घायल था, लेकिन उसमें अभी भी ऊर्जा थी। युवा नायक को भरोसा नहीं था कि वह उसे मार पाएगा। जब तक उसने अपने समय की प्रतिभा के बारे में फिर से सोचा। बाई शानहो ने वान तेन के हाव भाव देखे, वो आश्चर्यचकित और उत्सुक हो गई। इस आदमी के पास एक विचार है। जनरल कैमरून एक तरफ खड़े थे और बच जाने के बाद उन्होंने अपना संयम वापस पा लिया। वे चल रही लड़ाई को देखकर बेचैन हो गए और फिर युवा नायक की ओर देखने लगे, जो गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। जनरल के दिल में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। क्या उसके पास इस स्थिति से निपटने का कोई रास्ता है? यह विचार ही बेतुका था कि एक दिव्य स्तर का योद्धा एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट से निपटेगा। अफसोस, उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वो सिर्फ वान टैंग पर ही अपनी उम्मीदें टिकाए हुए था। उस आदमी ने पहले भी कई चमत्कार किए थे, इसलिए उसे उस पर अंधविश्वास था। हो सकता है कि इस बार भी वो कोई चमत्कार कर दे। वान टैंग को नहीं पता था कि जनरल क्या सोच रहा था। उसका पूरा ध्यान शैतान सम्राट बेयर ब्रेन से निपटने पर था। अगर वे उसे नहीं रोकते तो उनकी योजना विफल हो जाती। जनरल कैमरून ने उन पर भरोसा किया और ये लड़ाई शुरू की। जनरल उकेरी, क्यू युआनजू और अन्य लोग उस पर भरोसा करते थे और उस पर कभी संदेह नहीं करते थे। उस युद्ध को जीतने के लिए अनगिनत सैनिकों ने अपनी जान जोखिम में डाली थी। ये भी एक तरह का भरोसा था। वान टैंग को अपने कंधों पर बोझ महसूस हुआ। वो कोई महान व्यक्ति नहीं था, मानव जाति के हिस्से के रूप में यह उसकी बुनियादी जिम्मेदारी थी। ईमानदारी से कहूं तो उसने पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिया था। उसने कई ऐसे काम किए जो अन्य दिव्य योद्धा नहीं कर सकते थे, जिससे कुछ समय के लिए तराजू का झुकाव मानवीय पक्ष की ओर हो गया। लेकिन मनुष्य प्रस्ताव करता है और ईश्वर निपटारा करता है। युद्ध अनिश्चितता से भरे थे और यही परिणाम था। वो इसे स्वीकार नहीं कर सका। वे उस चरण तक पहुंच चुके थे, इसलिए उन्हें हारना नहीं चाहिए। अनगिनत सैनिक और योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। वो इतनी आसानी से कैसे हार मान सकता था? वान टैंग ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से खुद से कहा, चाहे कुछ भी हो, हमें हारना नहीं चाहिए। आवाज धीमी थी, लेकिन शक्तिशाली योद्धा उसे सुन पाए। बाई शानहो को झटका लगा। जनरल कैमरून बहुत खुश थे। उन्होंने हमेशा वान टैंग पर भरोसा किया था। एक ही वाक्य उनके लिए युवा नायक की अमर भावना को महसूस करने के लिए पर्याप्त था। शैतान टाइटन डेथबोन ने डरावनी नजर से देखा। वे दुनिया से अलग थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी डरावनी थीं। कोई भी उन्हें सीधे नहीं देख सकता था। उसकी नजर घृणा से भरी हुई थी। ये दिव्य योद्धा बेशर्मी से डींगे मार रहा है। तुम हार नहीं सकते। बेयर ब्रेन हंसा। रोबोट को पीछे धकेलने के लिए उसने अपनी गदा घुमाई और उसका चेहरा विकृत हो गया। फिर उसने उपहास किया और कहा, तुम इन 3 मृत चीजों के साथ मुझे मुश्किल से रोक पाते हो। ऐसा कहने का तुम्हें क्या अधिकार है? तुम हार गए। इन रोबोटों को नष्ट करने के बाद मैं स्वयं तुम्हारा सिर काट लूंगा। नहीं, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम देखोगे कि मैं कैसे मानव जाति का विनाश करता हूं। इसे आजमाओ। वान टैंग ने अपना सिर उठाकर सीधे बेयर ब्रेन की ओर देखते हुए कहा। फिर वो मुस्कुराया। उसकी काली काली आंखों में एक पागलपन की चमक चमक रही थी। शैतान सम्राट ने जब वो नजर देखी तो भौहें सिकोड़ ली। ये भाव उसे असहज कर रहा था। उसे उन दोनों आंखों को खोदकर निकाल देने की इच्छा हुई। वान टैंग ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। वह बाई शानहो और जनरल कैमरून के पास से गुजरा, फिर चुपचाप अंतरिक्ष में तैरने लगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और थोड़ा आंखें सिकोड़ ली। अंतरिक्ष की एक अदृश्य शक्ति उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानिक शक्ति कहीं से भी प्रकट हो गई थी तथा उसने अंतरिक्ष भंडार को पुनः भर दिया था, जिसे उसने अंतरिक्ष बवंडर चलाते समय उपयोग कर लिया था। वान टैंग ने सोचा, अच्छा हुआ कि मैंने ग्रह पर एक क्लोन छोड़ दिया, इसलिए मैं कुछ अंतरिक्ष विशेषता बुलबुले उठाने में कामयाब रहा। उसके पास अपने अंतरिक्ष बवंडर को दोबारा क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त अंतरिक्ष विशेषताएं थीं। इस बार वो बेयर ब्रेन को एक बड़ा झटका देगा, जो उस भंवर से भी बड़ा होगा जिसका इस्तेमाल उसने ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट को घायल करने के लिए किया था। उसे एक विचार सूझा। ये बात सचमुच अचानक हुई। ये बात एक पल में ही उसके दिमाग में आ गई। हालांकि अगर वो इसे अमल में लाने में कामयाब हो जाता तो वो शैतान सम्राट को रोते हुए घर वापस भेज सकता था। यह उसका पहला प्रयास था, इसलिए सब कुछ भाग्य पर निर्भर था। वान टैंग ने अचानक अपनी आंखें खोली। उनमें पागलपन और भी स्पष्ट हो गया, यहां तक कि जनरल को भी अपनी त्वचा पर रोंगटे खड़े होने लगे। धमाका! बिना किसी चेतावनी के अंतरिक्ष शक्ति का एक शक्तिशाली प्रवाह फैल गया, जो युवा नायक के चारों ओर घूमने लगा। अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव। बाई शानहो को आश्चर्य हुआ। वो जानता था कि लड़के में अंतरिक्ष प्रतिभा थी, लेकिन शक्तिशाली प्रवाह अभी भी अप्रत्याशित था। ये सचमुच बहुत मजबूत था। वो संभवतः उस स्तर की कोई चीज नहीं बना सकते थे। और फिर भी उस युवक ने ये सब एक दिव्य मंच योद्धा होते हुए भी किया। उसके अंदर की सच्चाई को समझ पाना मुश्किल था। बेयर ब्रेन ने, जो उस समय 3 रोबोटों से घिरा हुआ था, उतार चढ़ाव महसूस किया और आंखें सिकोड़ ली।
इस मानव के पास एक शक्तिशाली अंतरिक्ष प्रतिभा है। शैतान टाइटन डेथबोन ने भी युवा मानव को देखा। उसकी आंखों में निर्दयता और क्रूरता झलक रही थी। क्या ये भी एक मानवीय प्रतिभा है? उसे मरना ही होगा। धमाका। वान टैंग को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वे क्या सोच रहे हैं। वैसे भी उसके पास समय नहीं था। उसका सारा ध्यान अपनी अंतरिक्ष शक्ति को नियंत्रित करने पर था। उतार चढ़ाव ने आसपास की जगह को हिलाकर रख दिया और उससे परे खालीपन को उजागर कर दिया। आयामी दरारों के दूसरी तरफ शून्य द्वारा बनाई गई आंधी नायक की आकृति के चारों ओर घूमती है, जो जल्द ही एक भयानक बवंडर बन जाती है। बेयर ब्रेन गंभीर दिख रहा था। उसने तीनों रोबोटों पर हिंसक हमला किया, सभी उनसे छुटकारा पाने की कोशिश में। वान टैंग निश्चित रूप से उसे आसानी से भागने नहीं देगा। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और रोबोटों को नियंत्रित किया ताकि उसे और अधिक समय मिल सके। उसने अभी तक अपनी अंतिम चाल की तैयारी पूरी नहीं की थी। अंतरिक्ष बवंडर बनने के साथ ही युवा मानव का चेहरा बेहद पीला पड़ गया। उस बल का लगातार 2 बार इस्तेमाल करना उसके लिए बहुत ज्यादा था। हो सकता है कि उसने इस प्रक्रिया में कुछ अंतरिक्ष विशेषता बुलबुले एकत्र किए हों, लेकिन इससे समस्या हल नहीं होगी। उसे अपने शरीर में भयंकर दर्द महसूस हुआ, मानो अंतरिक्ष की शक्ति ने उसे काट दिया हो। उसकी त्वचा पर पतले घाव दिखाई देने लगे, जबकि कट और छिद्रों से ताज़ा खून बहने लगा। ये पर्याप्त नहीं है। वान टैंग ने अपने दांत पीस लिए। उसने दर्द को सहन किया और स्पेस टॉर्नेडो के साथ विलय करने के लिए उसने जो मूल बातें सीखी थी, उन्हें जारी कर दिया। यही तो वो प्रयास करना चाहता था। वो मूल शक्ति को अपनी अंतिम चाल के साथ मिलाना चाहता था, लेकिन ये बहुत कठिन था। एक भी गलती और वो विस्फोट होकर मर सकता था। वान टैंग को अब कोई परवाह नहीं थी। वो जो चाल चलने का प्रयास कर रहा था, वो शैतान सम्राट बेयर ब्रेन को मारने के लिए उसके पास एकमात्र विकल्प था। सबसे पहले इस्तेमाल किया गया मूल अग्नि मूल था। उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। वो अंतरिक्ष बवंडर के साथ विलय करने के लिए दिव्य ज्वालाओं का उपयोग एक माध्यम के रूप में कर रहा होगा। वे ज्वालाएं प्रकृति द्वारा बनाई गई थीं। वे उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों के लिए भी खतरा थीं। धमाका। बाह्य बल के कारण अंतरिक्ष बवंडर हिंसक रूप से हिलने लगा, जिससे वो अस्थिर हो गया। वान टैंग की आध्यात्मिक शक्ति क्रोध से भर गई। उसने अपनी पूरी ताकत से दोनों शक्तियों को नियंत्रित किया और संतुलन बनाने की कोशिश की। उसके शरीर के अंदर कई शक्तियां संतुलित थीं। उसने पहले भी 5 मूल शक्तियों को मिलाने की कोशिश की थी, इसलिए उसे कुछ अनुभव था। हालांकि ये थोड़ा अलग था क्योंकि वो मूल शक्ति को अंतरिक्ष की शक्ति के साथ मिला रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। अंततः उसे संतुलन मिल गया। दोनों शक्तियां संतुलित हो गईं। इससे पहले कि वो खुश हो पाता, उसने बेयर ब्रेन की ओर देखा और महसूस किया कि तीनों रोबोट अब उसे रोक नहीं सकते। सांस। वान टैंग ने हताशा में सांस छोड़ी। फिर उसने शेष 3 मूलों को स्पेस टॉर्नेडो के साथ जोड़ दिया। धातु उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, पवन उत्पत्ति। तरीका तो अजीब था, लेकिन समय नहीं था। बूम बूम बूम। शांत हो चुका बवंडर फिर से गड़गड़ाने लगा। कंपन बहुत तेज और शक्तिशाली था, जो बाहर की ओर फैल रहा था। बाई शानहो को लगा कि उसकी भौहें ऊपर उठ गई हैं। उसने जनरल कैमरून को खींचा और पीछे हट गया। जनरल कैमरून, क्या ये ठीक है? जब वे भाग रहे थे तो वान टैंग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। क्या यह उचित था? खांसी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बड़ा जुआ खेलेगा, बाई शानहो ने अजीब खांसी के साथ कहा। बेयर ब्रेन को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि उसे अंतरिक्ष बवंडर में छिपे खतरे का आभास हो गया था। उसकी आंखों में अविश्वास था। एक दिव्य योद्धा इतना शक्तिशाली हमला कैसे कर सकता है? वो अवश्य ही एक बग होगा। विस्फोट हो जाए, इसे विस्फोट होने दो। शैतान सम्राट बेयर ब्रेन ने चुपचाप दोहराया, उम्मीद करते हुए कि वान टैंग भंवर पर नियंत्रण खो देगा। तथापि चीजें अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई। सबसे बुरी स्थिति घटित हो गई। बवंडर स्थिर होने लगा। फक। बेयर ब्रेन खुद को कोसने से नहीं रोक सका। फिर उसने अपनी युद्ध गदा से जोरदार प्रहार किया। धमाका। तीनों रोबोट पीछे की ओर फेंक दिए गए। उनके शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हो गए। तीनों संघर्ष कर रहे थे, संभलने में असमर्थ थे। वे अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी और वे आगे नहीं बढ़ सकते थे। ओह शट अप। जनरल कैमरून की अभिव्यक्ति पूरी तरह बदल गई। बेयर ब्रेन बहुत खुश था। उसने उस युवक की तरफ मुस्कुराहट के साथ देखा और अपने हथियार पर गहरे लाल रंग की लपटें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मूल शक्ति भी मौजूद थी। चलो देखते हैं कि आप इसे कैसे स्थिर करते हैं। उसने व्यंग्य किया और अपनी गदा सीधे स्पेस टोर्नेडो पर फेंकी। अरे बस थोड़ा और। जनरल कैमरून हताश हो गए। थोड़ा और प्रयास करने पर वान टैंग बवंडर को स्थिर कर सकता था। दुर्भाग्य से ये सब व्यर्थ था। गदा के अंतरिक्ष घटना से टकराने के बाद सारा नियंत्रण खो जाता। बाई शानहो ने आंखें सिकोड़ ली। उसने अपने दिल में आह भरी। धमाका। गहरे लाल रंग की युद्ध गदा अंतरिक्ष बवंडर में घुस गई, जिसके परिणामस्वरूप एक भव्य भयानक विस्फोट हुआ। शक्तिशाली उतार चढ़ाव फैल गए।
हा हा हा, बेयर ब्रेन हंसा, उसके दिल का सारा डर आखिरकार चला गया। उसने अंतरिक्ष तूफान को नष्ट कर दिया, अब वो जवान लड़का मुझसे कैसे लड़ सकता है। 110 जनरल कैमरून ने पीले चेहरे से बवंडर को देखा। युवा प्रतिभा अभी भी अंदर है, क्या वो वहीं मर जाएगा? उसका दिल दुखने लगा, कुछ ठीक नहीं है। वाई शानहो ने गौर से देखते हुए कहा। जनरल कैमरून दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर दंग रह गए और उन्होंने तुरंत बवंडर की ओर देखा। डॉट 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 समय एक पल के लिए रुक गया, ठीक उसी समय जब गहरे लाल रंग की गदा अंतरिक्ष बवंडर में घुसी। फिर इससे पहले कि हथियार भाग पाता, उसे टुकड़ों में काट दिया गया और विस्फोट को बलपूर्वक रोक दिया गया, मानो किसी विशाल हाथ ने हस्तक्षेप करके विस्फोट को रोक दिया हो। ये कैसे संभव है? बेयर ब्रेन ने गुस्से और डर के मिश्रण के साथ चिल्लाया, वह हैरान था। धमाका, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल अंतरिक्ष बवंडर ही उसकी ओर बढ़ रहा था। बुजुर्ग प्रेत का चेहरा बदल गया, बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हटते ही उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वो बवंडर के प्रभाव क्षेत्र से दूर जाना चाहता था। भागने की कोशिश कर रहे हो? एक ठंडी आवाज ने कहा। बेयर ब्रेन हिल नहीं सकता था, उसका शरीर जम गया था और उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, इस बार उसका शरीर 3 सेकंड के लिए जम गया। जब तक वह अपनी गतिशीलता वापस पा सका, स्पेस टोर्नेडो उससे 1 इंच दूर था। एक शक्तिशाली चूषण बल महसूस किया गया। बेयर ब्रेन ने अनिच्छा से दहाड़ लगाई। नहीं। उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। वो इतना करीब होने के कारण बच नहीं सका। शक्तिशाली प्रेत बवंडर में समा गया। अंतरिक्ष शक्ति ने उसके शरीर को अंतहीन रूप से चीर दिया। चारों मूल शक्तियां भी प्रस्फुटित हुई। बूम बूम बूम। कुछ समय बाद अंतरिक्ष बवंडर शांत हो गया और अंतरिक्ष में बिखर गया। केवल मौजूद आयामी दरारें ही भयावह अंतरिक्ष हमले के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। जनरल कैमरून का चेहरा पीला पड़ गया था और वे हतप्रभ थे। वो उस समय ये बताने में सक्षम थे कि अंतरिक्ष बवंडर भयावह था, लेकिन फिर भी वह अपने पहले अनुभव से आश्चर्यचकित थे। बाई शानहो के चेहरे की मांसपेशियां कांप उठी। उसे शांत होने में थोड़ा समय लगा। ये एक राक्षस है। दूसरी ओर डेविल टाइटन डेथबोन के माथे पर गहरी उदासी थी। वो अपनी हत्या की मंशा को छुपाने में असमर्थ था और युवा नायक को घूर रहा था। सबका ध्यान वान टैंग पर था, किसी को भी बेयर ब्रेन की परवाह नहीं थी। जब तूफान थम गया तो धीरे धीरे एक फटा हुआ शरीर दिखाई देने लगा, अंतरिक्ष में तैरता हुआ, खून से लथपथ और पूरी तरह विकृत। ये देखना कठिन नहीं था कि शरीर का हर हिस्सा घावों से भरा हुआ था। बड़ी मात्रा में ताज़ा खून बिखरा हुआ था, जो शून्य में फैल गया था। यह एक रक्तरंजित ब्रह्मांड था। ब्रह्मांड को रंगने के लिए एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के खून का इस्तेमाल किया गया था। ये कैसा अद्भुत युद्ध कारनामा है। पूरे इतिहास में ऐसे बहुत कम दिव्य योद्धा हुए हैं जो ऐसी उपलब्धि हासिल कर पाए हों। इसका मतलब ये है कि कोई भी लड़ाई इतनी अच्छी नहीं रही कि उसका जश्न मनाया जा सके। कम से कम डिफेंस प्लेनेट नंबर 29 के इतिहास में तो नहीं। सबकी निगाहें उस युवक पर टिक गईं। उनकी आंखों में कई अलग अलग भाव दिख रहे थे, लेकिन सब में एक समानता थी। वे आश्चर्यचकित रह गए। यह एक अभूतपूर्व आश्चर्य था। माहौल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ एक मूक फिल्म की तरह चल रहा हो। हर कोई सदमे में था। शांत होना मुश्किल था। वान टैंग ने यह पुष्टि करने के लिए कि क्या बेयर ब्रेन मर चुका है, अपनी रियल आई का प्रयोग किया। हालांकि उसी क्षण एक काली ऊर्जा का गोला सोलर ड्रैगन के शरीर से निकला और डेविल टाइटन डेथ बोन की ओर बढ़ गया। जनरल कैमरून ने बदसूरत भाव से चिल्लाते हुए कहा, लानत है। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। भागने की कोशिश कर रहे हो? बाई शानहो की नजर तेज हो गई। उसके शरीर से एक अदृश्य शक्ति बाहर निकली और प्रेत को भागने से रोकने के लिए दौड़ी। हम्फ, डेथबोन ने सूंघकर कहा। धमाका। बाई शानहो को जवाबी हमले का सामना करना पड़ा। एक और ऊर्जा क्षेत्र हमले से टकराया और विस्फोट हुआ। काले गोले ने डेथबोन की आंख में प्रवेश करने का मौका पा लिया। बाई शानहो को पता था कि उसने हस्तक्षेप किया है, जिससे वो शैतान सम्राट को पकड़ने से रुक गया है। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। डेथबोन ने चुपचाप वान टैंग की ओर देखा। फिर उसकी दोनों आंखें घूमने लगी जैसे कि वे किसी भंवर में हो और फिर गायब हो गई। हवा में सिर्फ बेयर ब्रेन की आवाज गूंज रही थी। वान टैंग, उसका स्वर घृणा और कटुता से भरा था। मैं तुम्हें याद रखूंगा। एक दिन मैं वापस आऊंगा और अपना बदला लूंगा। जनरल कैमरून ने अपनी मुट्ठी भींच ली और दांत भींच लिए। लानत है, वो भाग गया। वान टैंग ने खेद से अपना सिर हिलाया। शैतान सम्राट नो ब्रेन एक शक्तिशाली उच्च स्तरीय प्रेत था। उसने उसे हराने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन अंत में वह उसे मार नहीं सका। यह अफसोसजनक था। बाई शानहो ने वान टैंग के कंधे को थपथपाया और शांति से उत्तर दिया, यह परिणाम बुरा नहीं है। वान टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बस थोड़ा अफसोसजनक है। आखिरकार मैंने लगभग खुद को मार डाला था। यह मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है।
बाई शानहो अवाक रह गया। यही तो है जिसकी उसे परवाह है? ओह अच्छा, एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के जीवन के बदले में एक दिव्य योद्धा के जीवन का उपयोग करना एक अच्छा सौदा था। नहीं, यह सही नहीं है। ये युवक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वो एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट जितना मूल्यवान था। बाई शानहो उसे खोना नहीं चाहेगा। भविष्य में जल्दबाजी में काम मत करना। अगर कोई उच्च स्तरीय शैतान सम्राट भाग जाए तो कोई बात नहीं, परिपक्व होने पर तुम उससे लड़ पाओगे, मानव विशेषज्ञ ने गंभीरता से कहा। वांग टैंग ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। बाई शानहो की उनके बारे में बहुत अच्छी राय थी। वास्तव में ये छिपाना असंभव था कि वो कितने उत्कृष्ट थे। बाई शानहो ने जब उस युवक के हाव भाव देखे तो उसके होठों के कोने कांप उठे। यह आदमी थोड़ा आत्ममुग्ध है। उसने बाद वाले की तारीफ की क्योंकि वह उस युवा के कौशल से चकित था। ये सोचना कि एक बार की प्रशंसा के बाद वो आत्मसंतुष्ट हो जाएगा। बेहतर होगा कि भविष्य में उस व्यक्ति को बधाई न दी जाए। वांग टैंग को नहीं पता था कि बाई शानहो क्या सोच रही थी। उसने उत्साह से चारों ओर नजर घुमाई और विशेषता वाले उपहारों को उठाया। ये बुलबुले उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट द्वारा गिराए गए थे। उसे निश्चित रूप से बहुत सारी अच्छी चीजें मिलेंगी। वांग टैंग ने अपनी बची हुई आध्यात्मिक शक्ति को बाहर निकाला और गुणकारी बुलबुले को ऊपर खींच लिया। वे गौरैया की तरह उड़कर अपने घोंसले में लौट आए। तारामंडल बल अंधेरा तारांकन 68 दिव्य स्तर डार्क टैलेंट 26 दिव्य स्तर अग्नि प्रतिभा 3-5 नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 75 तारामंडल बल पृथ्वी तारांकन 68 100 ड्रैगन लॉ 3-2 अंधकार की उत्पत्ति 13 ज्वाला उत्पत्ति 18 पृथ्वी की उत्पत्ति 16 डार्क फ्लेम डोमेन 52 पृथ्वी डोमेन 47 दिव्य क्षेत्र आत्मा 107 ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 135 विशेषता बुलबुले उसके शरीर में विलीन हो गए जिससे वो गहरी सांस लेने लगा। उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। इतने सारे, जैसा कि अपेक्षित था, जनरल कैमरून और शैतान सम्राट बेयर ब्रेन ने कई विशेषताएं छोड़ दी थी और वे सभी असाधारण थीं। अंधेरे और पृथ्वी के नक्षत्र बलों के बारे में कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। वांग टैंग ने पहले ही उन दो विशेषताओं में दिव्य चरण के पूर्ण 9वें स्तर को प्राप्त कर लिया था। वे इससे अधिक ऊपर नहीं जा सकते थे। उन्हें नक्षत्र अग्नि बल की भी भरपूर मात्रा प्राप्त हुई। कुल 21,800 अंक थे, जिससे उनके आंकड़े आकाशीय चरण के पूर्ण 9वें स्तर तक बढ़ गए। तारामंडल अग्नि बल 90,000 बटा 90,000 आकाशीय चरण 9वां स्तर। वो उस चरण तक पहुंचने वाली तीसरी शक्ति थी। वांग टैंग अब ब्रह्मांड चरण के एक कदम और करीब आ गया था। इसके बाद दो दिव्य प्रतिभाएं थीं, अंधकार और अग्नि। वांग टैंग ने ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट से कई दिव्य स्तरीय डार्क टैलेंट विशेषताएं प्राप्त की। इस नए जोड़ ने आंकड़ों को और भी अधिक बढ़ा दिया। इस बार ड्रैगन बीस्ट और बेयर ब्रेन दोनों ही दो बॉस की तरह थे। उन्होंने बहुत सारे दिव्य डार्क टैलेंट बबल्स पैदा किए। इसलिए उसकी अंधकार प्रतिभा दिव्य स्तर की पवन प्रतिभा से आगे निकल गई थी, जो कि उसकी पहली दिव्य योग्यता थी। जहां तक दिव्य अग्नि प्रतिभा की बात है, वो कुछ नया था। वांग टैंग ने अपनी सम्राट स्तर की अग्नि प्रतिभा को सफलतापूर्वक दिव्य स्तर तक बढ़ा दिया। यह एक गुणात्मक परिवर्तन था, एक महान परिवर्तन। दिव्य स्तर डार्क टैलेंट 12,300 बटा 500 दिव्य स्तर अग्नि प्रतिभा 5,400 बटा 500 वांग टैंग को तब ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ जब उसकी डार्क टैलेंट बढ़ गई। ये कई बार बढ़ चुकी थी, इसलिए उसे इसकी आदत हो गई थी। लेकिन उसकी अग्नि शक्ति में आए परिवर्तन ने उसे पुनर्जन्म का एहसास कराया, जैसे कि वो ज्वालाओं का राजा हो। एक बार हाथ उठाने से स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर अग्नि शक्ति की क्षमता का आसानी से दोहन किया जा सकता था। यदि उसने सचेत होकर यह कदम न उठाया होता तो उनके चारों ओर की अग्नि क्षमता तुरंत उसकी ओर मुड़ जाती। बाई शानहो और जनरल कैमरून उसके ठीक बगल में थे। वो अपने रहस्यों को उजागर नहीं करना चाहता था। कोई यह अनुमान लगा सकता है कि वे मूर्ख नहीं थे। उन्होंने उसकी प्रतिभा में अचानक आए परिवर्तन को नोटिस किया होगा। इसी समय दैवीय और पाश्विक ज्वालाएं उसके साथ अधिक घनिष्ठ हो गईं। वे उसके द्वारा वश में कर लिए गए थे, इसलिए वे उसकी आज्ञाओं का ठीक से पालन करते थे। लेकिन अब उनका अनुभव अलग था। वे उसके साथ अपने ही जैसे व्यवहार कर रहे थे। स्वामी और कुलगुरु में अंतर था। वांग टैंग इस बदलाव से बहुत खुश था। अब उसके पास 4 दिव्य स्तर की प्रतिभाएं थीं। 4, वो कितना डरावना था। कोई भी इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करेगा। यदि यह रहस्य उजागर हो जाए तो सनातन मंच के योद्धा भी उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए संघर्ष करेंगे। इसके बाद एक विशेष प्रकार की 100 ड्रैगन ज्वाला थी। वांग टैंग आश्चर्यचकित था। उसने अपने मन में गहरे लाल रंग की ज्वाला को ध्यान से देखा, यहां तक कि उसे छेड़ने का अवसर भी लिया। ये ज्वाला झुलसाने वाली जानवर ज्वाला, स्टार फीनिक्स ज्वाला और बाकी ज्वालाओं से अधिक शक्तिशाली थी। बेशक इसकी तुलना दिव्य ज्वालाओं से नहीं की जा सकती। दिव्य ज्वालाएं वास्तव में सर्वोत्तम है, वांग टैंग ने सोचा। खैर, एक और लौ होना बुरा नहीं था।
वो अपने ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक को बेहतर ढंग से निष्पादित करने में सक्षम होगा। वान टैंग ने उत्सुकता से इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद 3 मूल थे। उन्हें डार्कनेस ओरिजिन के 2500 अंक, फ्लेम ओरिजिन के 3100 अंक और अर्थ ओरिजिन के 2400 अंक मिले। अंधकार उत्पत्ति 7100 बटा 10,000 प्रथम श्रेणी। ज्वाला उत्पत्ति 3300 बटा 10,000 प्रथम श्रेणी। पृथ्वी उत्पत्ति 5200 बटा 10,000 प्रथम श्रेणी। उनकी जानकारी तेजी से वान तेन के दिमाग में पहुंची, जिससे तीनों के बारे में उनकी समझ दूसरे स्तर पर पहुंच गई। यह विशेष रूप से फ्लेम ओरिजिन के लिए मामला था। वर्तमान वृद्धि ने बाद वाले को उसका तीसरा सबसे शक्तिशाली मूल बना दिया। यदि पृथ्वी का उदय उस समय न हुआ होता तो इसकी उत्पत्ति का पता नहीं चल पाता। इसका अर्थ यह हुआ कि सोलर ड्रैगन रेस की प्रतिभा ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट से अधिक हो गई, जिसके परिणामस्वरूप कई मूल विशेषताएं समाप्त हो गईं। मूल शक्ति की समझ की गहराई व्यक्ति की प्रतिभा और ज्ञान से निकटता से जुड़ी हुई थी। दूसरों को समझ के आवश्यक स्तर को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन हमारे नायक को केवल विशेषता बुलबुले उठाने की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग ने उसके लिए एक राजमार्ग खोल दिया था। ये भावना लत लगाने वाली थी। यदि वो गुणों को अपनाता रहे तो उसे अद्भुत महसूस होता रहेगा। मूल शक्तियों के अतिरिक्त 2 डोमेन विशेषताएं थीं जिनकी उन्हें अपेक्षा नहीं थी। एक था पृथ्वी क्षेत्र, उसके पास उल्कापिंड वर्षा डोमेन था, इसलिए उसने इसे पृथ्वी डोमेन के साथ विलय करने पर विचार किया। लेकिन कुछ विचार विमर्श के बाद उसके मन में दूसरे विचार आए। पृथ्वी डोमेन सबसे बुनियादी डोमेन था, जिसमें कई बदलाव और बदलाव के अवसर थे, जिससे उल्कापिंड वर्षा डोमेन तुलनात्मक रूप से कम कौशल वाला था, बाद वाला ताकत और विस्फोटक शक्ति पर अधिक केंद्रित था। वान टैंग ने पलकें झपकाईं और पृथ्वी क्षेत्र को अच्छी तरह से समझने का निर्णय लिया। पृथ्वी डोमेन 1700 बटा 3000, तीसरा रैंक, 4700 विशेषता अंकों ने उनके पृथ्वी डोमेन को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। दूसरा डोमेन ज्यादा खास था। ये डार्क फ्लेम डोमेन था। यह वो डोमेन था जिसका उपयोग शैतान सम्राट बेयर ब्रेन द्वारा किया जाता था। ये जनरल कैमरून के पृथ्वी डोमेन से भी अधिक शक्तिशाली था। जैसे जैसे विशेषता बुलबुले उसके शरीर के साथ विलीन होते गए, हमारा नायक धीरे धीरे नए क्षेत्र के प्रति जागरूक होता गया। जैसा कि अपेक्षित था, ये डार्क और फायर डोमेन का संयोजन है। बेयर ब्रेन ने संभवतः इसे अपने दम पर बनाया है, इसलिए अलग अलग निष्पादित होने पर ये दोनों डोमेन में से किसी से भी अधिक शक्तिशाली है। वान टैंग की आंखें चमक उठी। उन्होंने यह अनुमान तब लगाया जब उन्होंने डोमेन को क्रियाशील देखा, और जब इसे प्राप्त किया तो इसकी पुष्टि की। शैतान सम्राट बेयर ब्रेन एक अद्भुत व्यक्ति था। डोमेन के बारे में उसकी समझ असाधारण रूप से गहरी थी। उसकी समझ स्पष्ट थी, एक अंधेरे प्रेत के रूप में और अग्नि क्षेत्र को समझना, और उसके ऊपर उसे अपने अंधेरे क्षेत्र में मिलाना, यह ऐसा कुछ नहीं था जो एक सामान्य प्रेत कर सकता था। यह उसके लिए अफसोस की बात है कि उसने आखिरकार मुझे यह उपहार दे दिया। डोमेन एकीकरण ही वह रास्ता है जिस पर मैं आगे बढ़ रहा हूं। वान टैंग की आंखों में उत्साह और गहरा हो गया। वो हमेशा से अपने डोमेन का विलय करना चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी उच्च स्तर पर नहीं था। उनमें से किसी का भी विलय करना बहुत जल्दबाजी होगी। वास्तव में वो पहले एक प्रारंभिक सम्मेलन कर सकते थे, लेकिन यह उनके विरोधियों के खिलाफ उपयोग करने के लिए पर्याप्त स्थिर नहीं होता। वास्तविक लड़ाई में अस्थिर डोमेन का उपयोग कौन करेगा? डार्क फ्लेम डोमेन 2200 बटा 3000, तीसरा रैंक, 5200 विशेषता अंकों ने इस डोमेन को सीधे तीसरे रैंक तक पहुंचने की अनुमति दी। वान टैंग बहुत खुश हुए। उस दिन उन्हें जो भी डोमेन मिले, वे दोनों तीसरे स्थान पर थे। यह एक अच्छी बढ़त थी। उनका सर्वोच्च स्थान चौथा था। फिर भी उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि पृथ्वी डोमेन और डार्क फ्लेम डोमेन प्रारंभिक चरण में क्यों थे, वास्तविकीकरण चरण में क्यों नहीं। सही मायने में जनरल कैमरून और शैतान सम्राट बेयर ब्रेन का डोमेन प्रारंभिक चरण में नहीं होना चाहिए। क्या सिस्टम ने जानबूझकर मुझे धोखा दिया? वान टैंग ने व्यवस्था के साथ तर्क करने के बारे में सोचा, लेकिन उसे याद आया कि यह व्यवस्था कितनी दूर और ठंडी थी, इसलिए उसने चुपचाप अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। मैं धीरे धीरे चीजों को समझ सकता हूं और धीरे धीरे चीजों को समझ सकता हूं। मैं जल्दी में नहीं हूं। वान टैंग ने खुद को सांत्वना दी। जहां तक आत्मा और ज्ञान की बूंदों का सवाल है, उनमें कुछ खास नहीं था। उसने उन्हें इकट्ठा किया और अपने मन में एक ठंडक महसूस की। लड़ाई में उसने जो बड़ी मात्रा में आत्मा खर्च की थी, वो फिर से भर गई और अब उसे थकावट महसूस नहीं हुई। थकावट के कारण उनका मन दुख रहा था। सौभाग्य से समय रहते वे संभल गए। वे और अधिक कष्ट से बच गए। विशेषता बुलबुले एकत्र करने के बाद कुछ सेकंड बीत गए। वान टैंग ने परित्यक्त सौर ड्रैगन के शरीर को गौर से देखा। शैतान सम्राट बेयर ब्रेन द्वारा उत्पादित कई विशेषता बुलबुले उस भिन्न ड्रैगन प्रजाति के लिए विशेष विशेषताएं थीं। ये शरीर एक खजाना है। यदि वो इसे सुरक्षित कर सके और इसमें से अधिक विशेषताओं को निकाल सके, तो वो अधिक उपहार प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है।
यह विचार थोड़ा अनुचित था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। गुण सर्वोपरि थे। वांग टैंग को इस बात की चिंता नहीं थी कि शरीर में गुण नहीं आएंगे। उसने पहले भी ऐसा किया था। प्राचीन देवता की लाश से कई उपयोगी गुण प्राप्त किए थे। यह इस बात का सबूत था कि लाशें भी बुलबुले गिरा सकती हैं। ऐसी क्या बात है? बाई शानहो अचानक मुड़ी और अजीब भाव से उसकी ओर देखने लगी। क्या उसे कोई अजीब सी लत है? वो लाश को इतनी लगन से क्यों घूर रहा है? ये डरावना है। वांग टैंग का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत कठोर भाव बनाए और कहा, मैं बस यही सोच रहा हूं कि इस लाश का क्या होगा। क्या यह आपकी नजर में आया? बाई शानहो ने उत्सुकता से पूछा। वांग टैंग ने तुरंत इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं। मुझे लाश से क्या मतलब होगा? एक सामान्य व्यक्ति ऐसी नजर से नहीं देखेगा, बाई शानहो ने शांति से उत्तर दिया। वांग टैंग, गलतफहमी बहुत बढ़ गई थी। बिल्कुल नहीं। मुझे गलत मत समझो। मैं निर्दोष हूं, वांग टैंग ने जल्दी से कहा। मुझे परवाह नहीं कि यह तुम्हारे दिमाग में आया या नहीं। ईमानदारी से कहूं तो ये लाश थोड़ी परेशानी वाली है। बाई शानहो ने बुरी तरह से घायल लाश को भौहें सिकोड़कर देखा। वो चिंतित लग रहा था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वांग टैंग ने पूछा। बाई शानहो ने कुछ देर तक विचार किया और फिर कहा, सोलर ड्रैगन रेस अपने लोगों का बहुत ख्याल रखती है। उनकी नज़र में रक्त रेखा किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हें लगता है कि वे अस्तित्व में मौजूद दुर्लभ कुलीन जातियों में से एक है। फिर उन्होंने कहा, यही सच्चाई है। उनकी प्रतिभा ब्रह्मांड में अद्वितीय और बेहद शक्तिशाली है। उन्हें गर्व करने का अधिकार है। वांग टैंग ने वहीं से बात शुरू की जहां दूसरे ने छोड़ी थी। इसलिए अगर उन्हें कभी पता चला कि उनके किसी सदस्य के शरीर का इस्तेमाल किसी काली आत्मा ने किया है, तो वे निश्चित रूप से हंगामा करेंगे और शायद शरीर वापस भी मांगेंगे। वे इसे कभी भी किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। यह सही है। बाई शानहो ने सिर हिलाकर युवक को स्वीकृति भरी नजर से देखा। एक बुद्धिमान व्यक्ति से बात करना आसान था। ये परेशानी वाली बात लगती है। वांग टैंग ने भौहें सिकोड़ी। मैंने इस शरीर को बहुत बुरी तरह से पीटा है। क्या वे मुझे ढूंढ लेंगे? शायद उनके व्यक्तित्व के आधार पर, बाई शानहो ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। सचमुच, चलो, मैंने उनकी खातिर शव वापस छीन लिया। वांग टैंग को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वे एक गौरवशाली जाति है। संभावना है कि वे इसे एहसान के तौर पर नहीं लेंगे। बाई शानहो ने अपना सिर हिलाया। इसका कोई मतलब नहीं है। वांग टैंग को कुछ समझ नहीं आया। उसने शैतान सम्राट बेयर ब्रेन को हराया केवल इसलिए कि उसे सोलर ड्रैगन रेस द्वारा दोषी ठहराया जा सके। ऐसा क्यों? ये युद्ध में लूटी गई वस्तु मानी जाएगी। क्या इसे लेने की हिम्मत है? वरिष्ठ व्यक्ति मुस्कुराया। युद्ध का सामान। वांग टैंग दंग रह गया। मैंने अकेले नो ब्रेन को नहीं हराया। जनरल कैमरून ने सबसे ज्यादा योगदान दिया। और आपने मुझे जो रोबोट तिकड़ी उधार दी थी, उसने भी मदद की। मैं सिर्फ आपकी मेहनत का फल ही काट रहा हूं। वो अपनी क्षमता जानता था। अगर जनरल ने शक्तिशाली प्रेत को थकाया न होता और तीनों रोबोटों ने टालमटोल की रणनीति में मदद न की होती, तो वो मुकाबला नहीं कर पाता। वो ड्रैगन की लाश चाहता था, लेकिन वो अपनी सीमा जानता था। जनरल ने कहा, मेरी तरफ मत देखो। अगर तुम नहीं होते तो मैं बेयर ब्रेन द्वारा मारा जाता। उसने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, इसके अलावा मुझे लाश लाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है और यह मेरे लिए बेकार है। वांग टैंग ने कहा, मुझे लगता है कि आप बोझ को दूर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। बकवास मत करो। क्या तुम इसे चाहते हो? बाई शानहो ने अपनी आंखें घुमाई। वांग टैंग ने अपने दांत पीस लिए और बहाना बनाया। बेशक, मैं क्यों नहीं करूंगा। मुझे इन अनोखी जातियों का अध्ययन करना बहुत पसंद है। मैं इसे खोलकर अच्छी तरह देखूंगा। फिर उसने हाथ हिलाया और शरीर को अपनी स्पेस रिंग में रखने के लिए खींच लिया। शरीर की जीवन शक्ति समाप्त हो गई थी, जिससे उसके लिए उसे सीधे अपने अंतरिक्ष वलय के भंडारण में भेजना संभव हो गया। काटकर खोलो इसे। बाई शानहो ने उसे अजीब तरह से देखा। तुम्हारा यह साहस बहुत बड़ा है कि तुमने अभी भी शरीर को छूने की हिम्मत की, जबकि तुम जानते हो कि सोलर ड्रैगन रेस कितनी परेशान करने वाली है। ये कैसा शौक है? सीखने की तीव्र इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए ये सामान्य बात है ना? वांग टैंग ने कहा। बाई शानहो, ये सामान्य कैसे है? कौन सा स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति ऐसा अजीब शौक रखेगा? उसने वांग टैंग से अब और बात न करने का फैसला किया। वो प्रभावित हो सकता था। जनरल कैमरून के चेहरे पर भी अजीब भाव थे। उन्हें संदेह था कि वेबलेन ने वांग टैंग का दिमाग धो दिया है और अब वो युवक सब कुछ खत्म कर देना चाहता है। यदि वे एक साथ अधिक समय बिताएंगे तो क्या वांग टैंग वेबलेन जैसा बन जाएगा? हॉन्फ जाओ, यह विचार ही नष्ट हो जाए। वो दृश्य बहुत भयानक होगा। उन्होंने रक्षा गृह संख्या 29 की ओर उड़ते हुए अपनी बातचीत जारी रखी। शैतान टाइटन को तो ले जाया गया, लेकिन ग्रह पर लड़ाई अभी भी जारी थी। अपनी गति को देखते हुए वे जल्दी से एक पहाड़ के ऊपर पहुंच गए। नीचे बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। हवा में विस्फोटों की गूंज थी। अनगिनत योद्धाओं ने युद्ध के मैदान को अपने खून से रंग दिया।
उन्होंने सभी काले भूतों का वध करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। चारों ओर देखने पर पता चलता था कि वहां बहुत अधिक अंधकार में प्रेत नहीं बचे थे, यहां तक कि कुछ मध्यम स्तर के शैतान सम्राट भी मर चुके थे। जनरल किम्बली और अन्य लोग शेष मध्य स्तरीय शैतान सम्राटों को घेर रहे थे। ज़ुएलुन और जेफ्रेड उनके चारों ओर थे। जनरल कैमरून ने गहरी सांस ली और नीचे खड़े लोगों से चिल्लाकर कहा, सभी लोग, शैतान सम्राट बेयर ब्रेन मर चुका है। क्या? ज़ुएलुन और जेफ्रेड इस खबर से स्तब्ध थे, अविश्वासी थे, सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कि शैतान सम्राट बेयर ब्रेन भी पराजित हो गया। स्थिति को बदलने की उनकी आखिरी उम्मीद शैतान सम्राट की जीत थी। हालांकि उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। शैतान सम्राटों को घोर निराशा महसूस हुई। उनके मन में भागने के विचार आने लगे। अब उनमें लड़ाई जारी रखने की इच्छा नहीं बची थी। इससे पहले भी उन्होंने हार नहीं मानी थी, भले ही वे नुकसान में थे। हालांकि उन्हें पता था कि अब उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह एक खोया हुआ मामला था। दूसरी ओर मानव योद्धा बहुत प्रसन्न हुए और चिल्लाने लगे, हा हा हा, हम जीत गए, हा हा हा, हम जीत गए। जनरल क्यू युआनजू और अन्य लोगों को जनरल कैमरून और वान टैन को आते देखकर अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। उन्होंने अपने आसपास के मार्शल योद्धाओं पर चिल्लाया, सैनिकों, जीत हमारी है, मेरे पीछे आओ और मार डालो। मारना, 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 असंख्य योद्धा चिल्लाने लगे। सेना का मनोबल अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया। वे दहाड़ते हुए अंधेरे भूतों की ओर बढ़े और सबका नरसंहार किया। गर्जन, अंधेरे भूत प्रेत डर गए। तभी एक अंधेरा भूत टूट गया और भागने के लिए मुड़ा। डर संक्रामक था। अन्य प्रेत लड़ने की इच्छा खो बैठे और भागने लगे। तराजू एक और भारी रूप से झुक गया। मानवता ने अंततः रक्षा ग्रह संख्या 29 पर अपनी सबसे बड़ी जीत का स्वागत किया। अंततः युद्ध खत्म हो गया। शेष अंधेरे प्रेत भाग गए और तितर बितर हो गए, लेकिन उनमें से लगभग सभी मानव योद्धाओं द्वारा मारे गए और हमेशा के लिए वहीं रह गए। केवल कुछ ही राक्षस आयामी दरार से बच निकलने में सफल रहे। ज़ुएलुन, वो पिशाच जिसने वांग टैन का कई बार सामना किया था, भागने वालों में से एक था। वांग टेन थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने देखा कि वो व्यक्ति भाग गया और वो इस बारे में कुछ भी करने में असमर्थ था। वो पहले ही 2 बार स्पेस टोर्नेडो का प्रयोग कर चुका था और दूसरा बुलाने में असमर्थ था। ऐसा लगता है कि ये द्वेष केवल उसकी छोटी नोटबुक में ही दर्ज हो सकता है। आकाश में आयामी दरार गायब हो गई, क्योंकि अब इसका रखरखाव नहीं किया जा सका। प्राणी निराशा से भरकर चुपचाप चले गए। शायद वे भविष्य में होने वाले आक्रमण के लिए इंतजार कर रहे थे। हालांकि वे संभवतः कुछ समय तक वापस नहीं आएंगे। इस युद्ध ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया था तथा रक्षा ग्रह संख्या 29 पर समग्र स्थिति को उलट दिया था। दुश्मन की मुख्य सेनाओं को पीछे हटाने के बाद शेष बचे हुए प्रेत अब कोई खतरा नहीं थे। मानव मार्शल योद्धा उन्हें खत्म करने और ग्रह को पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थे। उस दिन के बाद से यह ऐसा स्थान नहीं रहेगा जहां अंधकार में प्रेत अपनी इच्छा से पैर रख सकें। विजय। कई योद्धा चुपचाप खड़े थे। वे अपने हाथों पर लगे खून को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह सब कुछ किसी तरह से झूठ था। उन्हें अभूतपूर्व जीत का तोहफा मिला। भले ही वे परिणाम में भागीदार रहे हों, लेकिन उस समय यह विचार अविश्वसनीय था। जीत इतनी अचानक मिली कि वे इसके लिए तैयार नहीं थे। युद्धरत योद्धाओं ने अपने हाथों पर लगे ताजे खून को देखा और अपने आसपास गिरे साथियों को भी। अचानक उनके खून से सने गालों पर गर्म आंसुओं की 2 धारें बह निकली। उफ, उनके गले से दबी हुई और धीमी सी सिसकारियां निकल रही थीं। उन्होंने खुद को रोकने की कोशिश की, क्योंकि असली मर्द खून बहाते हैं, आंसू नहीं। हालांकि आंसुओं को बाहर आने से रोकना बहुत मुश्किल था। विजय। वे सचमुच जीत गए। सबने इधर उधर देखा और आखिरकार इस तथ्य की पुष्टि कर दी। अचानक गर्जना और जयकारे सुनाई देने लगे। ऊपर आसमान में वांग टैन, जनरल कैमरून और अन्य लोग राहत भरी मुस्कान के साथ नीचे देख रहे थे। हाँ, वे जीत गए। यह एक कठिन लड़ाई थी, लेकिन अंत में वे जीत गए। जनरल कैमरून भावुक हो गए। उन्होंने मुड़कर वांग टैन की ओर देखा। इस अद्वितीय युवा खिलाड़ी ने अकेले ही हमें विजय दिलाई। वांग टैन भी भावुक हो गए। यह एक कठिन जीत थी। कई बार उन्हें लगा कि वे हार जाएंगे। भी उसने नीचे देखा। जमीन टूट चुकी थी, ऊंचे पहाड़ ढह गए थे और पेड़ गिर गए थे। हर जगह विनाश के निशान थे। यह एक विनाशकारी दृश्य था। काली धुंध छा रही थी। पौधे मुरझा रहे थे और सूख रहे थे। वे सर्वव्यापी अंधेरी शक्ति से प्रभावित थे। हजारों मील तक भूमि बंजर थी। काले प्रेतों के खून से लथपथ स्थानों पर जीवन समाप्त हो गया। रक्षा ग्रह संख्या 29 कभी जीवन से भरा एक समृद्ध ग्रह था। अफसोस, प्रेत आक्रमण ने धीरे धीरे इस जगह को बंजर भूमि में बदल दिया। इस बार युद्ध ने एकमात्र बची हुई पर्वत श्रृंखला और जंगल को नष्ट कर दिया। इसे ठीक होने में संभवतः हजारों साल लगेंगे। वांग टैंग ने आह भरी। युद्ध की कीमत बहुत बड़ी थी। ये भूत प्रेत एक विपत्ति के अलावा कुछ नहीं थे।
चाहे वे कहीं भी प्रकट होते, वे अपने साथ विनाश और मृत्यु लेकर आते। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन जब उसने इस बारे में सोचा तो जीत की खुशी थोड़ी कम हो गई। वो थोड़ा परेशान था। जनरल कैमरून मुस्कुराए और अचानक लोगों को संबोधित किया। सब लोग, सभी योद्धा ऊपर देखने लगे। उनकी आंखें अपने सेनापति के प्रति आदर और आदर से भरी हुई थीं। यदि वो शैतान सम्राट बेयर ब्रेन और भयावह काले राक्षस से नहीं निपटता, तो वे पराजित हो जाते और कई मार्शल योद्धा दुश्मन के हाथों मारे जाते। ये स्पष्ट था कि जिस व्यक्ति ने उन्हें विजय दिलाई उसका नाम महान कियान साम्राज्य में फैलेगा। हालांकि उनके शब्दों ने सभी को चकित कर दिया। हम विजयी हैं, लेकिन इसका श्रेय मुझे नहीं है, मैं किसी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस संदेश को सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए। क्या यह जनरल कैमरून का श्रेय नहीं है? वो कैसे संभव है? ऐसा करने की ताकत किसमें है? वो कौन है जिसे धन्यवाद दिया जा रहा है? सभी के मन में अनगिनत प्रश्न उभर रहे थे तथा सबकी नजरें जनरल कैमरून के चेहरे पर टिकी थी। जनरल कैमरून, क्या वह? वान टैंग की आंखें चमक उठी। वो थोड़ा हैरान था। पहले से ही अनुमान लगा रहा था कि जनरल क्या कहने की योजना बना रहा था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि महान अधिकारी ऐसे अवसर पर इस शब्द का प्रयोग करेंगे। मैं जिस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं, वह है कर्नल वान टैंग, प्रमुख जनरल ने कहा। उन्हें ज्यादा देर तक असमंजस में नहीं रखा। उसने वान टैंग की ओर देखा और मुस्कुराया। क्या कर्नल वान टैंग? वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से उस युवक को देखने लगे। सच कहें तो वे सभी बाद वाले से परिचित थे। पिछली लड़ाई में वान टैंग का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा था। उसने एक शैतान टाइटन पर हमला करने की हिम्मत भी की, जिससे उसके बारे में सबकी धारणा बदल गई और उसकी प्रशंसा भी हुई। सभी को लगा कि टाइगर स्ट्राइक फोर्स का कमांडर सचमुच उत्कृष्ट था। बाद में उन्होंने शैतान के अंडे को नष्ट कर दिया और एक बड़ी आपदा को रोका। हालांकि किसी को नहीं पता था कि उन्होंने ये कैसे किया, फिर भी वे समझ गए कि ऐसा योगदान छोटा नहीं था। फिर भी सबसे बड़ा योगदानकर्ता वो नहीं हो सकता। टाइगर स्ट्राइक फोर्स के पेगी, वान टैंग और अन्य डिप्टी कमांडर युद्ध के मैदान में इधर उधर बिखरे हुए थे, अलग अलग तरह की चोटों से जूझ रहे थे। सौभाग्य से कोई भी जानलेवा नहीं था। सभी सदस्य वान टैंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वे सदमे में थे और एक ही विचार साझा कर रहे थे। लगता है हमारे कमांडर ने फिर मुसीबत खड़ी कर दी। उन्होंने अपने वाक्यांश में फिर से का प्रयोग क्यों किया? दूसरी तरफ डीक्यू भी युद्ध के मैदान में था। उसने युवा नायक को परेशान भाव से देखा। मैं मूलतः वान टैंग से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अब हालात ऐसे कैसे हो गए? वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे बिना सोचे समझे ही वो इतने बड़े अंतर से पीछे रह गए। तुलनाएं क्रोधित करने वाली थी। उसके हृदय में निराशा की भावना उमड़ पड़ी। हर कोई, आप शायद नहीं जानते होंगे कि यहाँ पर काले भूत रहते थे, जो एक बड़ा हमला करने की योजना बना रहे थे। कर्नल वान टैंग ने ही उनकी साजिश का पर्दाफाश किया था। ये कर्नल वान टैंग ही थे जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालने और हमारे लिए बहुत सारी उपयोगी जानकारी इकट्ठा करने में संकोच नहीं किया। जनरल कैमरून ने युवा नायक को धक्का देकर अपने सामने खड़ा कर दिया ताकि हर कोई उसे देख सके। फिर उसकी आवाज अत्यंत भावुक हो गई। इसलिए मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि कर्नल वान टैंग के बिना हमें अंधेरे प्रेत के आश्चर्यजनक हमले का सामना करना पड़ता, जिसके परिणामस्वरूप अनगिनत लोग हताहत होते। कर्नल वान टैंग के बिना हम शैतानी डिम से निपटने में असमर्थ होते और विनाशकारी परिणाम भुगतते। कर्नल वान टैंग के बिना हम ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट को बड़ी क्षति पहुंचाने और उसे भगाने में असमर्थ होते। आखिर में कर्नल वान टैंग के बिना मैं शायद शैतान सम्राट बेयर ब्रेन के हाथों बहुत पहले ही मर चुका होता। वो वही था जिसने मुझे बचाया, अंततः शैतान सम्राट को हराया। उसकी आवाज आसमान में गूंज उठी। सभी के जबड़े काफी देर तक खुले रह गए। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। दूसरे बयान के अलावा उन्हें यह भी नहीं पता था कि उस युवक ने इतनी सारी चीजें की थीं। उनमें से हर एक को यह अविश्वसनीय लगा। उसे अंधेरे प्रेतों की साजिश के बारे में कैसे पता चला? उसने ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट को इतना नुकसान कैसे पहुंचाया? और अंतिम बात, वान टैंग ने जनरल कैमरून को शैतान सम्राट बेयर ब्रेन से कैसे बचाया और राक्षस को कैसे हराया? वान टैंग चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो सिर्फ एक दिव्य योद्धा है। वो ब्रह्मांड के प्राणियों के बीच लड़ाई में कैसे भाग ले सकता है? जनरल की बातों पर किसी को संदेह नहीं था। इसे सत्यापित करना बहुत आसान था, झूठ गढ़ना असंभव था। जनरल कैमरून के पास किसी और को श्रेय देने का कोई कारण नहीं था। उस युद्ध में समग्र विजय प्राप्त करना निश्चित रूप से एक महान योगदान था। यहां तक कि ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा भी इससे ईर्ष्या करेंगे। फिर भी इस खबर पर यकीन करना मुश्किल था। सुनने वाले सभी लोग सदमे और अविश्वास से भर गए। युवा कर्नल को उम्मीद नहीं थी कि उसका सीनियर उन सभी कारनामों का जिक्र सबके सामने करेगा। वो थोड़ा स्तब्ध था। जनरल कैमरून ने तो उन्हें पहले से बताया भी नहीं था। इतने सारे लोगों के सामने होना शर्मनाक था। वो दिल से शर्मीला व्यक्ति था। फिर भी उसे किसी तरह समझ में आ गया कि जनरल ने ऐसा क्यों किया था।
वो एक कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसका श्रेय बहुत बड़ा है। अगर सैन्य तंत्र द्वारा इसकी समीक्षा की जाती तो कोई नहीं जानता कि इसमें क्या क्या मोड़ आएंगे। इसके अलावा वांग टैंग की स्थिति विशेष थी और उसने कई लोगों को नाराज कर दिया था। कई लोग ऐसे भी थे जो इस युवा को इतनी बड़ी मान्यता प्राप्त करते हुए देखना नहीं चाहते थे। उन्हें उनके अधिकांश योग्य श्रेय को अमान्य करने के लिए बस थोड़ा सा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होगी। हालांकि जनरल कैमरून के माध्यम से सभी को मौके पर ही सूचित कर दिया गया, जो कि उन्हें एक बीमा पॉलिसी प्रदान करने और मूलतः समस्या का समाधान करने के समान था। यदि कोई इसके बारे में कुछ करना चाहता था तो उसे युद्ध के मैदान में मौजूद सभी योद्धाओं से अनुमति लेनी पड़ती थी। जनरल क्यू युआनजू और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने जनरल कैमरून के कार्यों पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि इसका श्रेय उन्हें मिलना चाहिए था। इस बार उन्हें काफी प्रसिद्धि और श्रेय भी मिला था। वास्तव में वे वान टैंग के कार्यों के लिए बहुत आभारी थे और रास्ते में उसकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं जताए। इस खुलासे से पूरी टाइगर स्ट्राइक फोर्स अचंभित रह गई। उन्होंने विस्मित आंखों से अपने कमांडर की ओर देखा। हमारे कमांडर ने ये सब किया, चाहे जो भी हो, हर कोई वांग टैंग को पूरी तरह से अलग नजरिए से देख रहा था। जनरल कैमरून के प्रति जो उत्साह और सम्मान उनमें था, वो हमारे नायक में भी स्थानांतरित हो गया। मार्शल योद्धा हमेशा शक्तिशाली लोगों को ही आदर्श मानते थे। वांग टैंग के कार्यों ने सभी का दिल जीत लिया था, यहाँ तक कि उनका आभार भी जीत लिया था। उसके बिना रक्षा गृह संख्या 29 गिर गया होता, अन्यथा उनमें से कई संभवतः मर गए होते। जनरल कैमरून ने जब देखा कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है तो वे मुस्कुराए। फिर वांग टैंग से पूछा, ये कैसा है? क्या आपको यह उपहार पसंद आया? जनरल कैमरून, इस उपहार ने मुझे अचंभित कर दिया। वांग टैंग ने भौहें उठाई, अचंभित। हा। जनरल ने जब उस युवा की प्रतिक्रिया देखी तो वो हंसे बिना नहीं रह सका। तुम इसी के लायक हो। वांग टैंग ने अपना सिर हिलाया लेकिन कुछ और नहीं कहा। कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के बाद उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक घनिष्ठ हो गया। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उन्होंने जनरल की जान भी बचाई थी। उच्च अधिकारी अब उसे भतीजे की तरह मानते थे, न कि किसी महान क्षमता वाले अधीनस्थ या प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह। जनरल कैमरन ने कहा, चलो नीचे चलें। वरिष्ठ। वांग टैंग ने पलटकर देखा, लेकिन पाया कि बाई शानहो पहले ही गायब हो चुकी थी और कोई निशान भी नहीं छोड़ पाई थी। उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया। जनरल ने कहा, बाई शानहो पहले ही जा चुका है। वांग टैंग ने सिर हिलाया। उसे शाश्वत मंच मार्शल योद्धाओं की गहरी समझ थी। वे विशेषज्ञ बिना कोई निशान छोड़े वहां आते और चले जाते थे तथा एक ही उंगली से उसे मार डालने में सक्षम थे। उनमें अधिक शक्तिशाली बनने की इच्छा ने दृढ़ संकल्प और तत्परता प्राप्त कर ली। फिर वे उड़कर नीचे आए और बाकी लोगों से मिले। युवा नायक ने पहले ही क्षेत्र में बिखरे हुए विशेषता बुलबुले एकत्र कर लिए थे और बाद में जब वह वापस जाएगा तो उन्हें गिनेगा। उसने वेई टोंग और अन्य लोगों को देखा, फिर उनकी दिशा में उड़ चला। उसके लोगों ने उत्साह से उसका स्वागत किया। नेता। उनकी नजर में वांग टैंग एक हीरो था। हाल ही में हासिल की गई सभी उपलब्धियां एक सामान्य व्यक्ति द्वारा हासिल नहीं की जा सकती थी, लेकिन वांग टैंग ने ये कर दिखाया। वे अपने नेता की योग्यता पर अत्यधिक गर्व और गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। वांग टैंग ने उन पर नजर डाली। सभी लोग मौजूद थे, इसलिए उसने राहत की सांस ली। क्या सब ठीक है? वेई टोंग ने अपनी छाती थपथपाई और गर्व से कहा, हा, हम नहीं मरेंगे। काली प्रेतात्माएं हमें नहीं मार सकती। डिप्टी जीरा शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। टस्क, अगर माली ने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम किसी प्रेत के ब्लेड से मारे गए होते। ओ वेई टोंग के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने अपना सिर खुजाते हुए कहा, हमारे कमांडर के सामने मेरी पोल मत खोलो। वांग टैंग हंसी और आंसू के बीच फंस गया। यह आदमी शेखी बघार रहा है। वेई टोंग के हाव भाव पर बाकी लोग हंस पड़े। मांसल शरीर वाला ये हंक अजीबोगरीब हाव भाव दिखाते हुए बिल्कुल अजीब लग रहा था। हमारे नायक ने देखा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने उस दिशा में देखा और देखा कि समूह के पीछे एक ठंडी और खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसकी नजर अलग थी, वो चिंतित और परेशान दिख रही थी। वो बारीकी से उसकी जांच कर रही थी कि कहीं वह घायल तो नहीं है। ये पैगी थी। पैगी, जब से उन्होंने रक्षा गृह संख्या 29 पर कदम रखा था, तब से उनकी डिप्टी है। वांग टैंग को ये बात छू गई। वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। पैगी को शर्म आ गई क्योंकि उसके विचार समझ में आ गए थे। उसने अपनी नजर कहीं और घुमा ली। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। युद्ध समाप्त हो गया और सभी लोग युद्ध क्षेत्र को साफ करने में लग गए। सभी शहीदों के शवों को उठाकर उन्हें दफनाना जरूरी था। वे सभी नायक थे। उन्हें जंगल में छोड़ना अनुचित होगा। नायकों का हॉल ही वो स्थान था जहां उन्हें होना चाहिए था। अंधेरे प्रेत की लाशों को भी जलाना पड़ता था। अगर वे कीमती होती तो उन्हें शोध के लिए वापस भेज दिया जाता। उन्हें बर्बाद नहीं किया जा सकता था। इसी प्रकार उन्हें भूमि को साफ करने तथा शेष बची हुई काली शक्तियों को हटाने की आवश्यकता थी। यदि ऐसा नहीं किया गया
तो नए काले तारा जंतुओं के जन्म लेने का खतरा था, जो क्षेत्र में पुनः कहर बरपाएंगे। इस वजह से वान टैंग को शारीरिक श्रम करना पड़ा। वो एक प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा था। प्रकाश बल क्षेत्र को समस्त अंधकार बल से शुद्ध करने का सबसे प्रभावी तरीका था। मुझे अपनी हल्की ताकत की वजह से ज्यादा काम करने पड़ते हैं। मेरे पास ये क्यों है? वान टैंग ने जनरल कैमरून को देखकर कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। यह आपके लिए अच्छी बात है। आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? जनरल कैमरन को समझ नहीं आया। बहुत से लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं। उन्हें रहने दो, मैं अपनी प्रतिभा को नियंत्रित नहीं कर सकता, वान टैंग ने मासूमियत से जवाब दिया। जनरल कैमरून इस उत्तर से अचंभित रह गए। उसे लगा कि वो युवक शेखी बघार रहा है। अरे, वेबलेन भी यहाँ है। वान टैंग ने एक बूढ़े आदमी को देखा, जो प्रमुख जनरल के ठीक पीछे खड़ा था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वान टैंग, मोइरा को बचाने के लिए धन्यवाद। वेबलेन ने अत्यंत ईमानदारी से धन्यवाद दिया। उसके अपहरण के बाद से वो ठीक से सो नहीं पा रही थी और न ही ठीक से खा पा रही थी। वो अपनी शिष्या के लापता होने के बारे में सोचते हुए खुद को दोषी मानता रहा। सौभाग्य से वान टेंग ने उसे बचा लिया। आपका स्वागत है। मोइरा मेरी भी दोस्त है। वान टेंग की नजरें चमक उठी। उसने शैतानी दिमाग वाले अंधेरे भूत को मोइरा के शरीर से बाहर निकलने का आदेश दिया था, ताकि वह आखिरकार अपने शरीर के मोटर कार्यों को पुनः प्राप्त कर सके। जहां तक शैतान मन वाले व्यक्ति का प्रश्न है, उसने दूसरा शरीर धारण कर लिया और वापस अंधकालोक में चला गया। जस्टिन भी उसके साथ वापस चला गया। इस बार हमारे हीरो ने नेहिलिटी से जस्टिन बनने को कहा। यह एकमात्र तरीका था जिससे वह भक्षण करने वाले नेहिलिटी जानवर में मौजूद शक्तिशाली अंधेरे भूतों से निपट सकता था। चूंकि वो जानता था कि बेयर ब्रेन की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए वान टैंग ने जासूसी का काम जारी रखने का निर्णय लिया। इस बात की संभावना थी कि उसे लंबे समय तक जासूस बने रहना पड़ेगा। जहां तक उसके असली रूप की बात है, वो कुछ समय के लिए डार्कलैंड की ओर जाने में असमर्थ होगा। जल्द ही लीग ऑफ टैलेंट्स आयोजित होने वाली थी और उसे उसमें भाग लेना था। उसकी नज़र अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करने के अधिकार पर थी। उसके लिए ब्रह्मांड के मंच तक पहुंचना महत्वपूर्ण था। हमारे हीरो के मन में कई विचार आए। अंत में उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या वो ठीक है? वो ठीक है, बस थोड़ी कमजोर है। वेबलेन एक एहसान मांगना चाहता था, लेकिन क्या आप उसकी आत्मा को ठीक करने में मदद करने के लिए जुवान्यांग आत्मा पुनर्स्थापना गोली बना सकते हैं? यह एक छोटी सी बात है। जब मैं वापस आऊंगा तो उसके लिए एक बनाऊंगा, वान टैंग ने जवाब दिया। धन्यवाद। अब मैं आपके 2 उपकार चुकाने के लिए बाध्य हूँ। भविष्य में जब भी आपको मदद की जरूरत होगी, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी क्षमता से आपकी सहायता करूंगा, वेबलेन ने खुशी से वादा किया। वान टैंग मुस्कुराया और हाथ हिलाया। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। हम करीबी दोस्त हैं। क्या मैं ऐसा व्यक्ति दिखता हूं जो एहसान के लिए ऐसा करता है? वेबलेन ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम सही हो, हम घनिष्ठ मित्र हैं। हमें किसी उपकार की क्या आवश्यकता है? वान टैंग, मैं तो बस विनम्र बन रहा था। क्या आप जानते हैं कि विनम्र होने का क्या मतलब है? ये बूढ़ा आदमी, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हा हा हा। जनरल कैमरून बेकाबू होकर हंस पड़े जब उन्होंने कोने में फंसे वान टैंग को देखा। उन्होंने अपने हाथ हिलाए और कहा, ठीक है, चलो पहले बची हुई डार्क फोर्स को हटाते हैं। जितना ज्यादा समय लगेगा, सफाई करना उतना ही मुश्किल होगा। वेबलिन गंभीर हो गया और सिर हिलाया। उसने एक अजीबोगरीब यंत्र निकाला और उसे वान टैंग को दे दिया। ये शोधक है। इसके अंदर प्रकाश बल के पत्थर जड़े हुए हैं। आप उन्हें अपने प्रकाश बल से स्थापित कर सकते हैं। इससे आप एक बड़े क्षेत्र को साफ कर पाएंगे। दिलचस्प। वान टैंग ने प्राप्त डिवाइस की जांच की। उसने अपनी असली आंख से आंतरिक संरचना को देखा और कहा, इसके अंदर एक प्रकाश तत्व सरणी है। ओह, आप इसे देख सकते हैं। वेबलेन आश्चर्यचकित था। फिर उसे याद आया, ओह ठीक है, आप एक रून मास्टर है। वान टैंग मुस्कुराए। यह कोई उच्च श्रेणी की सरणी नहीं थी, लेकिन डिवाइस के साथ इसका एकीकरण एक स्मार्ट और कठिन विचार था। उसने समय बर्बाद करना बंद कर दिया और आसमान में उड़ गया। फिर उसने यंत्र में अपनी प्रकाश शक्ति भर दी। एकीकृत सरणी सक्रिय किया गया। हल्की बारिश होने लगी और जमीन पर गिरने लगी। डॉट डॉट डॉट। जमीन से काली धुंध की लपटें उठ रही थी। धीरे धीरे जमीन साफ हो गई और हवा में काली धुंध गायब हो गई। बस कुछ ही पल लगे, इलाके में फैली अराजकता और बेचैनी गायब हो गई। युद्ध क्षेत्र को साफ करने का काम सौंपे गए मानव योद्धा युवा नायक की ओर आश्चर्य से देख रहे थे। कई लोग पहली बार यह अनुभव कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि वान टैंग एक प्रकाश तत्व योद्धा था। वान टैंग की प्रतिभा के बारे में उनकी समझ एक बार फिर ताजा हो गई। उत्तरार्ध एक दुर्लभ प्रतिभा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वो ब्रह्मांड मंच के अंधेरे भूत से लड़ सकता था, भले ही वो अभी भी एक दिव्य योद्धा था। रक्षा गृह संख्या 29 के मुख्य आधार पर वापस दूर से युद्धक जहाज उड़ते हुए आ रहे थे और अपने साथ खून की गंध लेकर मुख्य अड्डे की ओर बढ़ रहे थे। मुख्य अड्डे की रक्षा कर रहे मार्शल योद्धाओं ने आगमन से सतर्क होकर ऊपर देखा।
वे वापस आ गए हैं। जनरल कैमरून वापस आ गए हैं? मुझे आश्चर्य है कि यह कैसे हुआ। अल्पविराम। हर कोई उत्साहित था। जमीनी स्तर पर चर्चाएं तेज हो गईं। हर कोई असहज महसूस कर रहा था। इस बार हमला इंसानों ने किया था, इसलिए कई लोग निराशावादी महसूस कर रहे थे और भविष्यवाणी कर रहे थे कि यह एक विनाशकारी हार होगी। बेशक युद्ध के कुछ समर्थकों का मानना था कि इंसानों को सक्रिय होना चाहिए। उन्हें लगा कि उन्हें जवाबी कार्रवाई करके अपनी हार का सिलसिला रोकना चाहिए। हवा में मौजूद युद्धक जहाज रुक गए और मुख्य बेस के कमांडिंग सिस्टम से संपर्क किया। अपनी पहचान की पुष्टि होने के बाद ही वे अंदर दाखिल हुए। सभी युद्धक जहाज मुख्य बेस में घुस गए। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, खून के धब्बे और बल के हमलों से हुई क्षति स्पष्ट होती गई। इससे साबित होता है कि मुठभेड़ कितनी भीषण थी। हालांकि वापस लौटने वाले जहाजों की संख्या उतनी ही थी जितनी लड़ाई के लिए निकले जहाजों की थी। इसका तात्पर्य यह है कि इस बार हताहतों की संख्या अधिक नहीं थी। हर कोई परिणाम का अनुमान लगा रहा था और मुस्कुराने लगा। जहाज नीचे उतरे और मैदान में खड़े हो गए। जनरल कैमरून के नेतृत्व में मार्शल योद्धा नीचे उतरे। कुछ स्वर्ग मंच के जनरल आगे बढ़े। स्वागत है जनरल कैमरून, आपकी विजयी वापसी के लिए बधाई। उन्हें पहले ही खबर मिल चुकी थी, यह एक शानदार जीत थी। हा हा हा। अग्रणी जनरल अपने सामान्यतः कठोर चेहरे पर मुस्कान नहीं छिपा सके। उनकी हंसी फूट पड़ी। उपस्थित योद्धाओं ने अपने वरिष्ठों की प्रतिक्रिया से अनुमान लगाया। उनकी आंखों में खुशी थी। बेस पर रुके जनरलों ने जनरल क्यू युआनजू और जनरल कैमरून के पीछे खड़े अपने अन्य साथियों को ईर्ष्या से देखा। ये बहुत बड़ी योग्यता थी, हम इसका हिस्सा क्यों नहीं थे? अगर वे कहते हैं कि उन्हें ईर्ष्या नहीं है तो वे झूठ बोल रहे होंगे। हालांकि उन्होंने बेस पर ही रहना चुना। यह सही है कि जनरल कैमरून ने उन्हें मौका दिया। अफसोस, हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो संदेह करते हैं और पीछे रहना पसंद करते हैं। जनरल क्यू युआनजू और अन्य लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के जनरल कैमरून का अनुसरण किया और श्रेय अर्जित किया। वे इसके हकदार थे। उच्च अधिकारियों के समूह को जब उन प्रतिक्रियाओं पर ध्यान गया तो उन्हें गर्व महसूस हुआ। जो अधिकारी रुके थे वे अलग ही विचारधारा के थे और हमेशा उनके फैसले का विरोध करते रहे थे। अंततः उन आलोचकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। देखते हैं इस बार वे रोएंगे या नहीं। जनरल कैमरून आगे बढ़े और पूछा, जनरल तियान, क्या बेस पर सब कुछ ठीक है? जनरल तियान बोमिंग ने जवाब दिया, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, कोई दुर्घटना नहीं हुई। ये सुनकर अच्छा लगा। जनरल कैमरून ने राहत की सांस ली। मुख्य सेना को महायुद्ध के लिए भेज दिया गया था। बेस की रक्षा के लिए केवल मार्शल योद्धाओं का एक छोटा सा हिस्सा बचा था। अगर प्रेत हमला करने का मौका लेते तो वे बेस खो सकते थे। सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। जनरल कैमरून, मैं अपने आदमियों से कुछ तैयारियां करने को कहूंगा ताकि हम अपनी जीत का जश्न मना सकें। तियान बोमिंग ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। जनरल कैमरून ने हाथ हिलाया। कोई जल्दी नहीं है, बहुत से सैनिक घायल हो गए हैं, क्यों न हम उन्हें आराम करने का कुछ समय दें। हमें साथ मिलकर जश्न मनाना चाहिए। तियान बोमिंग ने अपना सिर थपथपाया और जल्दी से कहा, मैं क्या सोच रहा हूँ, जरूर जरूर। जनरल कैमरन ने कहा, इसके अलावा मुझे मुख्यालय को युद्ध के बाद की रिपोर्ट भी देनी है। मैं अगले 2 दिनों में व्यस्त रह सकता हूँ। तियान बोमिंग को इस अस्वीकृति से शर्मिंदगी महसूस हुई। बगल में खड़े जनरलों ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा। वो व्यक्ति अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि जनरल कैमरून का अभियान विजयी था। दुर्भाग्य से बाद वाले को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके अलावा उसके कामों से उसकी अधीरता का पता चलता है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम युद्ध के बाद की रिपोर्ट बनाना और युद्ध में शामिल योद्धाओं को उनके योगदान के अनुसार पुरस्कृत करना था। किसी के पास उसके साथ पार्टी करने का समय नहीं था। जनरल कैमरून ने जनरल क्यू युआनजू और बाकी अधिकारियों से कहा कि वे वापस जाएं और कुछ गंभीर रूप से घायल सैनिकों को अस्पताल भेजें। वो उनके स्वास्थ्य लाभ को बहुत महत्व दे रहे थे तथा ये सुनिश्चित कर रहे थे कि प्रत्येक घायल को सर्वोत्तम उपचार मिले। सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा। वान टैंक को फिर से प्रकाश बल उपचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार अंधेरे प्रेत के हमलों का मुकाबला करने के लिए इसका प्रभाव अद्भुत था। यह अच्छी बात थी, इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। अतीत में उनकी अनेक महान उपलब्धियों से मार्शल योद्धा आश्चर्यचकित थे और इसके लिए उनका सम्मान करते थे, लेकिन अब वे उनके अधिक करीब महसूस करते थे और उनका अधिक समर्थन करते थे। वो निश्चित रूप से शीघ्र ही रैंक में ऊपर उठेगा तथा उसके सामने सामान्य योद्धाओं के विपरीत एक उज्ज्वल भविष्य होगा। फिर भी वो घमंडी नहीं था। वो जमीन से जुड़ा हुआ था और उनसे बातचीत करते समय मजाक करता था। ये बताना मुश्किल था कि वो युवक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वो उनका सम्मान और प्यार कैसे न पा सके। महान कियान साम्राज्य में तूफान उठ रहा था। रक्षा गृह संख्या 29 से समाचार भेजा गया। उच्च अधिकारियों में से कई लोगों को इस मामले के बारे में पता था और वे आश्चर्यचकित थे। उन्होंने तुरंत अपने लोगों को रिपोर्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए भेजा।
परिणाम ये हुआ कि मानव ने सचमुच एक शानदार जीत हासिल कर ली थी और वो शीघ्र ही संपूर्ण रक्षा ग्रह संख्या 29 पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। हॉन्फना, हर कोई सदमे में था। महान कियान ग्रह पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक विशाल सैन्य किला स्थित था, जो राजधानी से भी बड़ा था। युद्ध किले में कई भारी हथियार स्थापित किए गए थे, जबकि ऊपर हवा में जहाज तैर रहे थे। सुरक्षा कड़ी थी। शक्तिशाली आभा वाले मार्शल योद्धाओं की टीमें किसी भी असामान्यता की तलाश में गश्त लगाती थीं। सभी व्यवस्थाओं ने किले को एक कठोर और ठंडा वातावरण प्रदान किया। यह एक निषिद्ध भूमि थी। ये किला धरती पर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। कोई भी वहां गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पहले स्थान पर था ग्रेट कियान पैलेस। पूर्व में ये साम्राज्य की सेना का मुख्यालय था, एक ऐसा स्थान जिसका सभी लोग सम्मान करते थे और जिसका हिस्सा बनने की लालसा रखते थे। किसी भी जनरल के लिए उस स्थान में प्रवेश करना बड़े सम्मान की बात थी। महान कियान साम्राज्य अपनी सेना के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। ऐसा विशेषाधिकार मार्शल योद्धाओं द्वारा दिए गए रक्त और जीवन का परिणाम था। आम जनता के पास अंधेरे ताकतों को रोकने के लिए विभिन्न रक्षा ग्रहों पर तैनात सभी सेनानियों के बिना शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेने का कोई मौका नहीं होगा। इसके अलावा वहां तैनात सेनापतियों के पास मजबूत सैन्य शक्ति और अद्भुत युद्ध कौशल था। कोई भी सेना के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। संक्षेप में कहें तो सेना का दर्जा पवित्र था, उनके लिए केवल सम्मान था। तभी किले के एक हॉल में अचानक प्रकाश की किरणें प्रकट हुईं। वे होलोग्राम थे, असली इंसान नहीं। फिर भी वे बिल्कुल असली लग रहे थे। कोई भी कुछ नहीं बोला। सभी लोग हॉल के चारों ओर चुपचाप बैठे रहे। सभी लोग, रक्षा ग्रह संख्या 29 पर लड़ाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? एक शांत आवाज ने कहा जो हॉल में गूंज उठी। बोलने वाला व्यक्ति हॉल में नहीं था। आवाज कहीं से आती हुई लग रही थी, मानो किसी दूसरे आयाम से आ रही हो। हर कोई इसका आदी था। सवाल सुनते ही वे शांत तो थे, लेकिन थोड़ा उदास भी थे। वे सोच रहे थे कि जवाब कैसे दें। आवाज ने दूसरा सवाल पूछा, क्या अन्य रक्षा ग्रहों पर भी कुछ असामान्य है? एक अधेड़ जनरल ने जवाब दिया, कुछ भी असामान्य नहीं पाया गया। उसकी पोशाक के आधार पर उसके जनरल रैंक का पता लगाया जा सकता था। किसी ने कहा, डिफेंस प्लेनेट नंबर 29 पर लड़ाई असामान्य थी। यह एक और जनरल था। यह सही है, यह असामान्य था। सभी लोग तुरंत समझ गए और सहमति में सिर हिला दिया। हालांकि हमारे लोगों ने समय रहते इसका पता लगा लिया और लड़ाई जीत ली। यह अप्रत्याशित था, उनमें से एक व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी ने बाद वाले को सार्थक नजरों से देखा। वे जानते थे कि रक्षा ग्रह संख्या 29 पर लड़ाई जीतने वाला कमांडर इस व्यक्ति के संरक्षण में था। सभी उपस्थित लोगों में यह मौन सहमति थी कि कोई भी वहां परेशानी पैदा नहीं करेगा। हाल ही में हुई लड़ाई बहुत ही शानदार तरीके से लड़ी गई। उन्होंने अंधेरे भूतों की योजना को समझ लिया और बड़ी सफलता हासिल की। कोई भी ढीला छोड़ नहीं पा सका। सेना में कई गुट थे, लेकिन सभी का दुश्मन एक ही था। वे अंततः एकजुट थे। यही मुख्य कारण था कि सेना इतनी आगे बढ़ पाई थी। यदि सेना में सभी लोगों के बीच अच्छे संबंध हों तो शाही परिवार को संभवतः चिंता होने लगेगी। आखिरकार जब हित दांव पर लगे तो प्रतिस्पर्धा तो होगी ही। ये तो हमेशा से ही होता आया है। वैसे भी जब उन्होंने अधिकारी की बातें सुनी तो किसी ने कहा, यह सही है। हर कोई अंधेरे प्रेत की योजना को नहीं समझ सकता। बल में अपने सभी वर्षों में मैंने कभी किसी को दुश्मन की योजनाओं को पहले से उजागर करते नहीं सुना। अंधकार में प्रेत मनुष्यों से पूरी तरह भिन्न थे, जिसके कारण उनके बीच घुसपैठ करना असंभव था। इसलिए वे उनकी योजनाओं का पता नहीं लगा सकते थे। यही कारण है कि मनुष्य हमेशा निष्क्रिय पक्ष में रहा। हालांकि इस बार उन्होंने पहल की। यह एक अभूतपूर्व प्रगति थी। ओह हाँ, वान टैंग नाम के युवा लड़के ने इस योजना की खोज की है। शांत आवाज ने आश्चर्य से कहा। वो सिर्फ एक दिव्य योद्धा है, लेकिन उसके पास ब्रह्मांड मंच विशेषज्ञ को घायल करने की क्षमता है। दिलचस्प है। शब्दों के आधार पर यह बताना आसान था कि वक्ता को युवा नायक में अत्यधिक रुचि थी। युद्ध के मैदान में वान टैंग के शानदार प्रदर्शन की भी चर्चा हो चुकी थी। सभी जनरलों को उनके शानदार युद्ध रिकॉर्ड के बारे में पता था। सबकी आंखों में कौतूहल था, यहां तक कि उनके जैसे ताकतवर लोग भी हैरान थे। क्या प्रतिभा है। वे युवा होने पर भी यह उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते थे। मुझे याद है कि उसे पाका से कुछ शिकायत है ना? वे राजधानी में लड़े थे। कई लोगों को इस बारे में पता चला, किसी ने मुस्कुराते हुए कहा। किसी ने जोर से सोचा, वान टैंग उस समय इतना शक्तिशाली नहीं था। वो अधिक से अधिक एक स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा को घायल कर सकता था, लेकिन उसने तेजी से प्रगति की। ऐसा लगता है कि वो रक्षा ग्रह संख्या 29 पर अपने समय के दौरान बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। अरे वाह, यह ऐसी प्रतिभा है जो लाखों सालों में कभी नहीं देखी गई, किसी ने कहा। हाँ, पाका चिंतित होंगे, एक और ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। वहां उपस्थित सभी लोगों के पास शक्तिशाली पद और क्षमताएं थीं। कोई भी पाका से नहीं डरता था।
उनमें से कई लोग मुस्कुराने लगे और क्षितिज पर संभावित शो की प्रतीक्षा करने लगे। हमें उसे तब तक बचाना होगा जब तक वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो जाता। वो सेना का हिस्सा है, हम उसके जैसी प्रतिभा को कुछ भी होने नहीं दे सकते। उपस्थित लोगों में से एक ने कहा, यह सही है, वो हमारा आदमी है, हम किसी को भी उसे चोट पहुंचाने नहीं दे सकते। हम देखते हैं कौन कोशिश करने की हिम्मत करता है। सभी जनरलों ने तुरंत अपना माता पिता वाला मोड चालू कर दिया ताकि वे वान टैंग की रक्षा कर सके। उन्हें दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और न ही उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से डर था जो उनके खिलाफ कदम उठाता। ओह ठीक है, ये लड़का लीग ऑफ टैलेंट्स में भाग लेने जा रहा है ना? लगता है इस बार सेना सुर्खियों में रहेगी। यह अच्छी बात है, हमारी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाएगी और अधिक प्रतिभाएं हमारे साथ जुड़ना चाहेंगी। कितना अप्रत्याशित, हमने कुछ नहीं किया और एक प्रतिभा हमारे हाथ में आ गई। किसी भी तरह से वान टैंग ने इस बार बहुत बड़ा योगदान दिया है, इनाम तो मिलना ही चाहिए। मैंने सुना है कि वह पहले से ही कर्नल है, रैंक में पदोन्नति अनुचित होगी, हम उसे पहले राष्ट्रीय सैन्य पदक दे सकते हैं। राष्ट्रीय सैन्य पदक, उसे अपनी योग्यता के अनुसार इसे पाने का अधिकार है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं ये भी उसकी सुरक्षा का एक तरीका है। हाँ चलो उसे ये दे देते हैं। इस तरह वान टैंग को महान सम्मान मिलने का फैसला हुआ। कोई भी कभी नहीं सोच सकता था कि कुछ वाक्यों के कारण उसे पदक दिया जाएगा। महान कियान साम्राज्य में ऐसे पदक बहुत कम दिए गए थे और फिर भी यह एक दिव्य योद्धा को दिया जाने वाला था। यदि युवा नायक ने इतना बड़ा योगदान न दिया होता तो उसकी निंदा की जाती। ठीक है, इनाम की बात यहीं खत्म। मुझे आप सभी को कुछ और महत्वपूर्ण बात बतानी है, शांत स्वर में कहा। हॉल में फिर से शांति छा गई। जब आप वापस जाएं, तो कृपया सभी ग्रहों की स्थिति का निरीक्षण करें, यहां तक कि शैतान का अंडा भी दिखाई दिया। मुझे लगता है कि यह अंधकार में प्रेत युद्ध एक संयोग नहीं है। सबके दिलों की धड़कन रुक गई। वे गंभीर हो गए। ये बात उनके दिमाग में भी थी। वे कई सालों से भूत प्रेतों के खिलाफ लड़ रहे थे। अगर वे इसका पता नहीं लगा पाते तो वे बहुत पहले ही मर जाते, कभी इतने ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच पाते। हाँ, सभी ने तुरंत उत्तर दिया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो तुरंत रिपोर्ट करना। फिर वो आवाज फिर से नहीं सुनाई दी। पूरा हॉल शांत हो गया। होलोग्राम गायब होने लगे। कुछ ही सेकंड में सभी लोग चले गए। हॉल खाली हो गया, मानो वहां कोई था ही नहीं। राजधानी शहर में एक सुनहरे और भव्य हॉल में एक युवक क्रॉस लेग्ड मुद्रा में साधना कर रहा था। सुनहरी रोशनी की किरणें उसके शरीर में समा रही थीं, जिससे उसका आभामंडल और मजबूत हो रहा था। साधना की गति से युवक की उच्च प्रतिभा का पता चलता था, साथ ही उसका शास्त्र भी उच्च कोटि का था। इन दोनों में से किसी भी बात का अर्थ ये था कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उस युवक के काले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। वो एक सुंदर व्यक्ति था जो एक शानदार आभा के साथ साथ एक महान वाइब भी देता था। कुछ समय तक साधना करने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसकी पुतलियों में एक तेज सुनहरी रोशनी चमक उठी। अंदर आए, उसके मुंह से एक ठंडी और दूर की आवाज निकली। बड़े हॉल के बाहर कोई शोर नहीं सुनाई दिया। आदेश दिए जाने के बाद केवल कदमों की आवाज सुनाई दी। एक व्यक्ति तेजी से अंदर आया। अगर वान टैंग वहां होता तो वो उस आदमी को पहचान लेता। ये ल्यू किंग था, जिसने स्वेट को उससे छीन लिया था। वो तीसरे राजकुमार का अधीनस्थ था। महाराज, ल्यू किंग अंदर आया और आदरपूर्वक झुका। साधना करने वाला व्यक्ति महान कियान साम्राज्य का तीसरा राजकुमार था। तुम इतने चिंतित क्यों हो? राजकुमार ने शांति से पूछा। महाराज, नीचे के लोगों ने ये रिपोर्ट भेजी है, कृपया इसे देख ले। ल्यू किंग ने दस्तावेज को रईस को सौंपने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए। राजकुमार ने दूसरे की तरफ देखा, फिर पत्र खोला। उसने उसे सरसरी तौर पर पढ़ा और भौहें सिकोड़ ली। माहौल तनावपूर्ण हो गया। ल्यू किंग ने राजकुमार के हाव भाव देखे और समझ गया कि मूड खराब हो गया है। राजकुमार गुस्से में था। नौकर एक तरफ खड़ा था, डर के मारे कांप रहा था। वो उस समय अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वान टैंग इतना बड़ा काम पूरा कर लेंगे। अतीत में उसने केवल तभी महसूस किया था कि वान टैंग एक घमंडी व्यक्ति था जब उसने उसे रक्षा गृह नंबर 29 पर देखा था। उसे तीसरे राजकुमार की भी परवाह नहीं थी। वो उस युवक के प्रति घृणा से भर गया। चूंकि उसने राजकुमार को नाराज किया था, इसलिए उसकी जिंदगी छोटी हो जाएगी, भले ही वो प्रतिभाशाली हो। पर अब दूसरा पक्ष अभी भी जीवित और क्रियाशील था, और वह भी काफी अच्छी स्थिति में। तीसरा राजकुमार अब उसे पहले की तरह आसानी से छू नहीं सकेगा। वो बहुत भाग्यशाली है, तीसरे राजकुमार ने उदासीनता से कहा। हाँ, वान टैंग सिर्फ एक दिव्य योद्धा है। उसकी सारी योग्यताएं किसी बेहद भाग्यशाली संयोग के कारण ही है। हो सकता है कि उस ग्रह के जनरलों ने उसकी मदद की हो। वो अकेले ये सब हासिल नहीं कर पाएगा। ल्यू किंग ने सहमति जताई।
परिणाम के आधार पर सेना में उच्च अधिकारी जल्द ही उस पर ध्यान देंगे। अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं उसे अपने संरक्षण में आने का एक और मौका दे सकता हूं, तीसरे राजकुमार ने कहा। लू किंग चौंक गया। राजकुमार अभी भी वांग टेन को अपने पास खींचना चाहता है, लेकिन युवक के व्यक्तित्व के आधार पर वह निश्चित रूप से असहमत होगा। उसके दिमाग में कई विचार आए, लेकिन उसने बस इतना ही कहा, तुम्हारी कृपा का सौभाग्य पाना उसके लिए सम्मान की बात है।